सू यंगक्सू संदेह के साथ कमरे में चली गई। आलीशान और सुरुचिपूर्ण कमरे में हल्के बांस के पत्तों की खुशबू थी। वह स्क्रीन के पास से गुजरी और बिस्तर से एक हाथ बाहर निकलता हुआ देखा। वह बैठ गई और उस व्यक्ति की नब्ज जांचना चाहती थी। हालांकि जैसे ही उसने कलाई पर अपनी उंगलियां दबाईं, उसे पर्दे के अंदर खींच लिया गया। सू यंगक्सू को किसी ने पकड़ रखा था। उसने खुद को उस आदमी की छाती से सटाने की पूरी कोशिश की और उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। तुम मेरे बिस्तर पर हो और फिर भी मुझे भाग जाने को कह रहे हो। उस आदमी की चुंबकीय आवाज़ सू यंगक्सू के शरीर के चारों ओर लिपटे एक नर्म सांप की तरह थी। नौवां राजकुमार। सू यंगक्सुए का दिमाग फट गया। ये किस तरह की साजिश थी? क्या वह सचमुच इस आदमी के बिस्तर पर धोखे से लाई गई थी? अरे नहीं, वह वही था जिसने उसे बिस्तर पर घसीटा था। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि उसे धोखे से बिस्तर पर लाया जा सके। लेकिन क्या यही मुख्य मुद्दा था? मुद्दा ये था कि इस आदमी ने बेशर्मी से चिढ़ाते हुए कहा, आपकी प्रतिक्रिया थोड़ी प्यारी है। मेरा पैर बहुत प्यारा है। अपनी स्थिति और परवरिश के बावजूद सू यंगक्सू शाप देने से खुद को रोक नहीं सकी। चूंकि तुमने मुझे डांटा है, इसलिए तुम्हें दंड के लिए तैयार रहना चाहिए। काले घूंघट के पीछे से सू यंगक्सू ने उस आदमी की आंखों में गहरा रंग देखा। ये कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पाए, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिससे वह सहज रूप से डर गई थी। केवल एक मूर्ख ही उसके द्वारा दंडित किए जाने की प्रतीक्षा करेगा। चतुर सू यंगक्सू स्वाभाविक रूप से सीधे उससे बातचीत करेगी। महाराज, आपकी पुरानी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। क्या आपने वह दवा ली है जिसका मैंने पिछली बार उल्लेख किया था? चुईहान ने अपने हाथ उसके सिर के दोनों ओर रखे और उसका आधा वजन उस पर था। सू यंगक्सू ने दांत पीसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, यह आदमी बहुत भारी था। इसीलिए आपने मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया क्योंकि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। चुईहान ने सिर हिलाया। हाँ। हर बार जब वह कोई शब्द बोलता तो उसकी सांस सू यंगक्सुए के चेहरे पर पड़ती। तो चलिए मैं आपका इलाज करता हूँ महाराज। यदि वह बहुत देर से पहुंची तो क्या होगा यदि वह मर गया? चुईहान ने हंसते हुए कहा, ठीक है महाराज, पहले मुझे उठने दीजिए। आपके साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। सू यंगक्सू ने उसे दूर धकेलने का प्रयास किया, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वह उसे हिला नहीं सकी। चुईहान ने जानबूझकर उसे थोड़ा और दबाया। उसकी धीमी और कर्कश हंसी में तिरस्कार की झलक थी। मेडिकल सेंटर तुम्हारे बारे में शेखी बघार रहा है, लेकिन अब तुम मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तुम्हें जल्द से जल्द साइन बोर्ड फाड़ देना चाहिए। एक पल पहले चुईहान की आंखें अभी भी मुस्कुरा रही थीं, लेकिन अगले ही पल वह अचानक उठ खड़ा हुआ और उल्टी कर दी। सू यंगक्सू ने मौके का फायदा उठाकर बिस्तर से छलांग लगा दी। उसके मुंह के कोने उत्तेजक भाव से मुड़ गए। महाराज, क्या आप अभी भी मेडिकल सेंटर का साइन बोर्ड तोड़ने जा रहे हैं? चुईहान ने अपनी उंगली अपनी नाक की नोक पर रखी और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। यह मीठा है। सू यंगक्सू ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। महाराज, आपने मेरी दवा ली है, इसलिए आपके शरीर पर एफेड्रा की गंध है। तरबूज के तने और एफेड्रा का उल्टी को प्रेरित करने में बहुत अच्छा प्रभाव होता है। जब से आपने इसे आजमाया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बुरा नहीं है। चुईहान ने अपना लबादा उठाया और बैठ गया। सू यंगक्सू द्वारा चिढ़ाए जाने के बाद उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन सू यंगक्सू बहुत गुस्से में थी। ये धोखा और लाभ उठाने की बात ऐसे ही भूल गई। महाराज, आप मुझे जेड पेंडेंट कब लौटाने की योजना बना रहे हैं? सू यंगक्सू की नज़रें चुईहान की कमर पर टिकी थीं। चुईहान ने जेड पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़ा और अपनी उंगलियों से उसे धीरे से सहलाया। उसकी नाजुक हरकतें किसी महिला की त्वचा को सहलाने जैसी थीं। उसके परी जैसे चेहरे पर आलस्य की झलक थी। फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। सू यंगक्सू मुस्कुराए। बहुत बढ़िया, तो बेहतर है कि आप अपनी पुरानी बीमारी का इलाज किसी और से करवा लें। ये बदबूदार राजकुमार नरक में जा सकता है। सू यंगक्सू ने अपना गुस्सा दबाया और जाने के लिए मुड़ी। चुईहान ने एक रुमाल निकाला और इत्मीनान से कहा, मार्क्विस मैनर की पहली बेटी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर मैं इस मामले की जांच करूं तो यह दिलचस्प होगा। सू यंगक्सू की आंखें ठंडी थीं। महाराज, आप मुझे फंसा रहे हैं। हालांकि आपने मेरे लिए जो दवा लिखी है उससे उपचार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह मेरे शरीर को कमज़ोर भी कर सकती है, जिससे आपको जेड पेंडेंट चुराने का अवसर मिल सकता है। चुईहान ने सहजता से सू यंगक्सू के विचारों को उजागर कर दिया। सू यंगक्सू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। तो क्या हुआ? आप, सम्मानित 9वें राजकुमार, ने किसी और का जेड पेंडेंट चुरा लिया है ना? बेशर्म शब्द अभी भी उसकी जुबान पर था जब सू यंगक्सू की आंखें चौड़ी हो गईं। हरामी, उसने उसका रुमाल कब चुराया? चुईहान ने भी सू यंगक्सू का रुमाल अपनी जेब में रख लिया। अगर मैं बेशर्म हूं तो ये दूसरी बात है, लेकिन तुम्हारा रुमाल मेरे लिए माफ़ी है। चुईहान, इसे मुझे वापस दे दो।
सू यंगक्सुए उस पर झपटने से खुद को रोक नहीं सकी। दोनों लोग उलझे हुए थे, लेकिन सू यंगक्सु को नुकसान उठाना पड़ा। चुएहान ने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया और उसे चीखने दिया। सू यंगक्सु का गुस्सा, जिसे वह लंबे समय से दबा रही थी, चुएहान पर फूट पड़ा। तुम मुझे कब तक यहाँ रखना चाहते हो? हे कमीने राजकुमार! उसकी आवाज़ सुनते ही चुएहान के होठों पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। मोक्वी का मुंह बाहर से आंगन में खड़ा होकर सुनने लगा। मास्टर, आप मिस सू को कब तक यहाँ रखना चाहते हैं? उसे कल जाने दो। क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? सू यंगक्सुए को धोखा देने के बाद चुएहान अच्छे मूड में था। बोलो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मिस सू तुमसे नफरत करने लगेगी? कौन ऐसी लड़की का पीछा करेगा? पहली बार उसने जेड पेंडेंट चुराया, दूसरी बार उसने उसे बेडरूम में बंद कर दिया, तीसरी बार वह वास्तव में अपने मालिक की विचारधारा को समझ नहीं सका। क्या वहाँ बहुत सारे गोल चक्कर नहीं थे? चुएहान ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम्हारी कोई ऐसी महिला नहीं है जिसे तुम पसंद करते हो। तुम कैसे समझोगे? किसी स्त्री को उसकी सुगंध से भरे कमरे में एक रात रहने देने से निश्चित रूप से उसके दिल पर गहरी छाप पड़ेगी। मोक्वी ने अपना सिर नीचे कर लिया। यदि वह ऐसा कर सकता तो वह कभी भी यह जानना नहीं चाहता। जीवन भर अकेले रहने से डर लगता है। सू यंगक्सु ने अपने दांत पीस लिए। उसने चुएहान के कमरे से बाहर निकलने के सभी संभावित तरीकों के बारे में सोच लिया था। उसने छत भी गिरा दी। वह इन सब से थक गई थी, इसलिए वह चुएहान के बिस्तर पर सो गई। मार्क्विस मैनर, सनसेट कोर्ट। सू योरू को सज़ा के तौर पर घर में ही रहने को कहा गया। वह कई रातों तक करवटें बदलती रही और उसे ठीक से आराम नहीं मिला और उसकी आंखें 2 अखरोटों की तरह सूज गई थीं। युआन रुओ नाश्ता लेकर आए। सू योरू को ये देखकर घिन आ गई। यह क्या है? इसमें तो मांस या मछली भी नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। मिस, यह मार्क्विस का आदेश है। उन्होंने कहा है कि आपका शरीर ठीक नहीं है और आपको हल्का भोजन करना चाहिए। क्या पिताजी अब मुझ पर लाड़ प्यार नहीं करते? सू यंगक्सुए अच्छा खा रही थी, लेकिन मुझे ये खाना पड़ेगा। सादे दलिया और साइड डिश को देखकर सू योरू और भी क्रोधित हो गई। हालांकि अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा और उसने अपने होठों को दुष्टता से सिकोड़ लिया। ये सही है। मेरी अच्छी बहन को अब सादा दलिया और साइड डिश खाने की ज़रूरत नहीं है। क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर मैं उसका कुछ खा लूँ? उसने युआन रुओ को रसोई से कुछ खाना लाने के लिए कहा और उसे सू यंगक्सु के आंगन में ले आई। वह उसे नाश्ते के साथ यातना देना चाहती थी, लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने पाया कि आंगन का दरवाजा बंद था और अंदर शांति थी। उसने युआन रुओ को दरवाज़ा खटखटाने का निर्देश दिया। बूढ़ी मैडम झांक दरवाज़ा खोलने के लिए आई और उन्हें सतर्कता से देखते हुए कहा कि युवती अभी तक नहीं उठी है। सू योरू ने बगल से देखा और मार्क्विस के मनों में चारों ओर पूछताछ की। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची, सू यंगक्सु कल रात निवास पर वापस नहीं आई थी। युआन रुओ ने खबर सुनी और जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, मिस, वह रात को वापस नहीं आई। वह बाहर कुछ शर्मनाक काम कर रही होगी। चलो जल्दी से मार्क्विस को सूचित करें। इस बार मार्क्विस निश्चित रूप से उसे कड़ी सजा देगा। सू योरू खुशी से अभिभूत हो गई और सू डिंगहेन के आंगन की ओर तेजी से चली गई। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। नहीं, सिर्फ पिताजी की सज़ा काफ़ी नहीं है। सू यंगक्सु भोर तक सोती रही। वह बिना किसी प्रयास के भाग निकली और उसे किसी गार्ड का सामना भी नहीं करना पड़ा। जैसे ही वह शाही निवास से बाहर निकली, वह चुएहान को कोसने से खुद को रोक नहीं सकी। पागल! मैनेजर क्यू ने परामर्श शुल्क लेने से पहले ये क्यों नहीं पता लगाया कि मरीज कौन था? वह मेडिकल सेंटर लौटी और मैनेजर क्यू को कड़ी फटकार लगाए। भविष्य में आपको मुझे उन सभी रोगियों की पहचान बतानी होगी जो डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, चाहे वे कोई भी हों। अन्यथा मैं नहीं जाऊंगी, चाहे फीस कितनी भी महंगी क्यों न हो। जब मैनेजर क्यू ने सू यंगक्सु का गुस्सा भरा चेहरा देखा तो उसने खुद को दोषी ठहराया। ठीक से जांच न करने के कारण ये सब मेरी गलती है। मिस, आप कल रात शाही निवास में फंस गई थीं। क्या कुछ हुआ था? अगर उसे कुछ हो गया तो वह अपने बूढ़े मालिक का सामना नहीं कर पाएगा, भले ही उसे माफ़ी मांगने के लिए मरना पड़े। सू यंगक्सु का गुस्सा शांत करना मुश्किल था, लेकिन वह मैनेजर क्यू के सामने भड़की नहीं। ये ठीक है। मैनेजर क्यू ने अपनी छाती थपथपाई और राहत महसूस की। हालांकि वह अचानक भौंचक्का रह गया। मिस, 9वें राजकुमार ने आपको निशाना बनाया। वह आपके लिए मुसीबत नहीं लाएगा, है न? चूंकि उसे आपकी पहचान के बारे में पहले से ही पता था, तो मेडिकल सेंटर 9वें शाही चाचा की कार्यशैली के बारे में सोचकर मैनेजर क्यू काम उठा। सू यंगक्सु की भौहें आपस में कसकर सिकुड़ी हुई थीं। चुएहान ने उसे निशाना बनाया होगा और उससे निपटना चाहता होगा, लेकिन वह केंद्र पर हमला नहीं करेगा। अपनी पहचान और तरीकों के साथ अगर वह केंद्र पर हमला करना चाहता तो कल रात ही इसे जमीन पर गिरा दिया गया होता।
अब जब हम अभी भी यहाँ खड़े हैं तो इसका मतलब है कि वह इस जगह पर नज़र नहीं रखेगा। जनरलों के परिवार में पली बड़ी सू यंगक्सू को यह बात बहुत स्पष्ट थी कि युद्ध के मैदान में एक निर्णायक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति पर दया नहीं दिखाएगा जिसे वह पसंद नहीं करता। चिकित्सा केंद्र तो ठीक था, लेकिन परेशानी में वह स्वयं थी। भूल जाओ, मैं पहले घर लौटूंगा, अगली बार सावधान रहना। सू यंगक्सू ने उदास चेहरे के साथ निर्देश दिया और तुरंत मार्क्विस मैनर की ओर वापस लौट गई। वह पूरी रात वापस नहीं आई थी। अगर उसे खोज लिया जाता तो उसे नहीं पता था कि वह कितनी मुसीबत खड़ी कर देगी। हालांकि जब वह बाहर गई तो उसकी मुलाकात वू जिन्यान से फिर हुई। वह नौकरी के लिए आवेदन करने आई थी। हॉल में मौजूद क्लर्क को सू यंगक्सू के निर्देश नहीं पता थे, इसलिए उसने कहा, मिस, मुझे बहुत खेद है। हमारे पास पहले से ही पर्याप्त जनशक्ति है। आपको किसी दूसरे केंद्र पर जाकर देखना चाहिए। लेकिन यह विज्ञापन तो कल ही प्रकाशित हुआ है। वू जिन्यान ने विज्ञापन क्लर्क को थमा दिया। क्लर्क उलझन में था। सू यंगक्सू ने पर्दा उठाया और बाहर चली गई। हम अभी भी लोगों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं। वू जिन्यान की पानी भरी बादाम के आकार की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। मिस सू, ये केंद्र है। मैं इसे चलाती हूँ, सू यंगक्सू ने स्पष्ट रूप से कहा। वू जिन्यान अपनी हंसी रोक नहीं सका। मिस सू वाकई काबिल हैं। मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया। अलविदा। वू जिन्यान जाने के लिए मुड़ी। उसने सादे कपड़े पहने थे, लेकिन सू यंगक्सू उसके पतले कपड़ों के माध्यम से उसके हाथ पर निशान देख सकती थी। यह उथला नहीं लग रहा था। एक मिनट रुको, मिस वू, क्या तुम यहाँ नौकरी के लिए आवेदन करने नहीं आए हो? तुम मुझे देखने के बाद क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने भाई की खातिर तुम्हें पिछले दरवाजे से अंदर आने दूंगी? सू यंगक्सू की आवाज़ में मजाक की झलक थी। वू जिन्यान अपनी जगह पर रुक गई। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, लेकिन वह न तो अभिमानी थी और न ही विनम्र। मिस सू, मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगी और मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही हूँ। बात बस इतनी है कि मुझे वाकई नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन इसका भाई हाउ से कोई लेना देना नहीं है। इसका जनरल सू से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। आप क्या कर सकते हैं? सू यंगक्सू ने उसे परखा और उसके स्पष्टीकरण की परवाह नहीं की। वू जिन्यान का चेहरा नाजुक था। वह सू यंगक्सू के सामने खड़ी हुई और शांति से बोली, मैं एक्यूपंक्चर और सुगंध में अच्छी हूँ। मैं औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा जानती हूँ और शारीरिक श्रम भी कर सकती हूँ। सू यंगक्सू ने अपनी थोड़ी को छुआ। लेकिन तुम मंत्री की संपत्ति की बेटी हो। अगर मंत्री को पता चल गया और उसने तुम्हें दोषी ठहराया तो मेडिकल सेंटर का क्या होगा? वू जिन्यान मुस्कुराया। मिस सू, आप एक जनरल की बेटी हैं। आप मंत्री से क्यों डरेंगी? हालांकि मैं एक लड़की हूं, लेकिन मैं गरिमा के साथ काम कर रही हूं। इसका दूसरों से क्या लेना देना है? मैं आपको क्यों दोष दूं? वह गरिमामयी, सुंदर और सुसंस्कृत थी। वू जिन्यान का दर्जा ऊंचा नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव सराहनीय था। सू यंगक्सू ने सिर हिलाया। मिस वू, चूंकि आपको नौकरी की ज़रूरत है, इसलिए मेरे क्लिनिक में लोगों की कमी है। अगर आप तैयार हैं तो आप जल्द से जल्द काम शुरू कर सकती हैं। हालांकि आपका इलाज दूसरों से अलग नहीं है। बेशक, मैं केंद्र के लिए और भी कुछ करूंगी। वू जिन्यान ने संकोच नहीं किया। सू यंगक्सू ने उसे यह अवसर दिया था, इसलिए उसने उसकी दयालुता स्वीकार कर ली। क्लर्क वू जिन्यान को पिछवाड़े में ले आया और उसे वर्दी और काम सौंप दिया। मैनेजर क्यू सुन रहा था और ध्यान से बोला, मिस, मैं मिस वू की अच्छी देखभाल करूंगा। सू यंगक्सू ने सिर हिलाया। उसे रक्त का थक्का जमाने वाली घास से बना कुछ मरहम दे दो। और ठीक है, तुमने कहा था कि वह अक्सर फूफेंग सेंटर जाती है। वह कौन सी जगह है? मैनेजर क्यू ने जवाब दिया, वह जगह खास तौर पर बूढ़ों, कमज़ोरों और युवाओं को रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि शाही दरबार ने पैसे आवंटित किए हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी गरीबों और कमज़ोरों पर दया नहीं करेंगे। मिस वू की माँ फूफेंग सेंटर में पली बड़ी थीं। मिस वू उस जगह के बूढ़ों, कमज़ोरों और बच्चों का खास ख्याल रखती हैं। वह शुरू से ही अमीर नहीं है। अब जब वह काम की तलाश में निकली है तो वह उन लोगों के लिए काम कर रही होगी। सू यंगक्सू की वू जिन्यान के बारे में धारणा और भी अच्छी हो गई। केवल एक दयालु व्यक्ति ही अपने भाई को पूरे दिल से प्यार कर सकता है। जब वह मार्क्विस मैनर में वापस लौटी तो उसने बहुत सारी गपशप सुनी। वह पूरी रात वापस नहीं लौटी और हर कोई अफवाह फैला रहा था कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब तक वह आंगन के प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंची, बूढ़ी मैडम झांग मार्क्विस मैनर में टहलते हुए उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। जब उसने उसे देखा तो बूढ़ी मैडम झांग ने उसे खींच लिया और उसे सब कुछ बता दिया। सू यंगक्सू ने अविश्वास में अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसके लिए ऐसे विचार रखना वाकई कठिन है। वह एक रात चुयेहान के घर में सोई थी। उसे पता ही नहीं चला कि सू योरू कब कहानीकार बन गई और कहानियां गढ़ने में इतनी माहिर हो गई। तुम दुष्ट बेटी, जल्दी करो और अंदर आओ।
सू डिंगहिंग की उग्र दहाड़ के साथ कप टूटने की आवाज़ भी आ रही थी। सू यंगक्सू धीरे धीरे अंदर आए। पिताजी, आपका शरीर ठीक नहीं है। हमेशा अपना आपा मत खोइए। तुमने इतना बेशर्मी भरा काम किया और फिर भी मेरी सेहत की परवाह करते हो। तुम बस मुझे गुस्सा दिला रहे हो। सू डिंगहिंग उसे कोड़े से मारने वाला था। कोड़ा रतन का बना था और उसमें कांटे भरे हुए थे। जब कोड़ा किसी व्यक्ति के शरीर पर पड़ता तो उसकी त्वचा और मांस फट ही जाते थे। युआन जियांग को इसी रतन कोड़े से पीट पीट कर मार डाला गया। सू डिंगहिंग ने उसे पहली बार नहीं मारा। जब उसने फिर से चाबुक उठाया तो सू हाओ की गहरी आवाज़ सुनाई दी, पिताजी रुकें। सू डिंगहिंग ने चाबुक नीचे रख दिया और ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम ठीक समय पर आए। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन ने क्या शर्मनाक काम किए हैं? अगर तुम उसकी रक्षा भी करो तो भी यह बेकार है। सू हाओ सू यंगक्सू के सामने खड़ा हुआ और उसने ईमानदारी से कहा, मेरी बहन आज्ञाकारी और समझदार है। वह आसानी से गलतियां नहीं करेगी। अगर उसने की भी तो उसे फंसाया गया। उसने तीखी नज़र से सू योरू को देखा। सू योरू का दिल कांप उठा। वह जल्दी से सू डिंगहिंग के पास गई और रूमाल से अपने आंसू पोंछने लगी। पिताजी, मुझे पता है कि बड़े भाई को मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बड़ी बहन के बारे में सोच रही हूँ। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? ठीक है, इसके अलावा इसका तुमसे क्या लेना देना है? अगर तुम उसे नाश्ता कराने के लिए नहीं ढूंढते और उस चोर से नहीं मिलते तो भी मुझे नहीं पता चलता कि मेरी बेटी का वास्तव में घर के पहरेदारों के साथ संबंध है। ये तो परिवार का अपमान है। सू डिंगहिंग ने सू यंगक्सुए को डांटा जैसे कि यह सामान्य बात हो और सू योरू की भी रक्षा की। बगल में बंधे हुए आदमी ने दया की भीख मांगी, मार्क्विस, मिस और मैं खुद की मदद नहीं कर सके। हम वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए कृपया मिस को दोष न दें। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो मुझे दोष दें। चुप रहो, कमीने। सू डिंगहिंग ने सू यंगक्सू को कोड़े से नहीं मारा, बल्कि इसके बजाय उसने लियू ली को मारा। वह मूल रूप से निवास में सिर्फ एक गार्ड था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने छिपने की हिम्मत नहीं की। उसके मूल रूप से ढीले कपड़े को कोड़े से फाड़ दिया गया, जिससे उसके शरीर पर अस्पष्ट निशान दिखाई दिए। समय समय पर वह सू यंगक्सू पर नजर डालता था। उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं, मानो उन दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध रहा हो। सू यंगक्सू के मुंह के कोनों में एक उपहासपूर्ण भाव उभरा। बहन, तुम वाकई बहुत विचारशील हो। आज तुम्हें मेरे साथ नाश्ता करने और मेरे व्यभिचारी से टकराने की क्या जरूरत थी? बहन, तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो डैडी शायद इसके लिए राजी हो जाते, लेकिन तुम्हारा तो अफेयर था। सू योरू ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने व्यभिचार के आरोप की पुष्टि की। मुझे अपने रिश्ते के लिए पिताजी की सहमति की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने उस व्यक्ति को कभी देखा भी नहीं है जिसके साथ मेरा संबंध है, सू यंगक्सू ने आलस से कहा। हालांकि सू हाओ के शब्द मधुर थे। पिताजी, क्या आपने सुना? मेरी बहन ने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसका उसके साथ संबंध कैसे हो सकता है? मिस, मैं आपको मेरे लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार न करने के लिए दोषी नहीं ठहराता। मुझे पता है कि मेरी स्थिति कम है और मैं आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके प्रति ईमानदार हूँ। कल रात आप मेरी बाहों में लेटी थीं और कहा था कि आप जीवन भर मेरे साथ रहेंगी। लियू ली की आंखें लाल थीं, मानो वह सू यंगक्सू से बहुत प्यार करता हो। मुझे खेद है, आज मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। मुझे डर है कि तुमने अपनी बाहों में लेटे गलत व्यक्ति को याद कर लिया है न? सू यंगक्सू लियू ली के पास गई, उसकी बाहों से एक घटिया किस्म का पाउच निकाला, फिर उसे ऊपर उठाया। इस तरह की सिलाई तकनीक भद्दी है। उनमें से ज्यादातर किन मंडप और चू मंडप की महिलाएं अपने ग्राहकों को देती हैं। उसने एक हाथ से लियू ली की ठुड्डी को ऊपर उठाया। तुम्हारी आंखें धंसी हुई हैं और तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। मैं बता सकती हूँ कि तुम पूरे साल सेक्स में लिप्त रहे हो और बीमारी से ग्रस्त हो। भले ही मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हूँ, मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने का चुनाव नहीं करूंगी, है न? लियू ली ने तुरंत अपराध बोध से अपना सिर नीचे कर लिया। सू यंगक्सू धीरे धीरे सू डिंगहिंग के पास गई और आह भरते हुए बोली, पिताजी, आपने वास्तव में इस तरह के साधारण घोटाले पर विश्वास किया? सू डिंगहिंग के चेहरे की मांसपेशियां कांप उठीं। सू यंगक्सू के हर शब्द से उसे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक घोटाला था, लेकिन वह अपनी शर्मिंदगी कैसे छुपाएगा? इस बात पर वह क्रोधित हो गया और बड़ा हंगामा करता हुआ उसके आंगन की ओर दौड़ा। क्या एक पिता के तौर पर उन्हें अपनी बेटी से माफ़ी मांगनी चाहिए थी? सू डिंगहिंग ने सू यंगक्सू पर विश्वास न करने का फैसला किया। वह जिद्दी था। फिर भी तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते। यह एक तथ्य है कि तुम कल रात वापस नहीं आए। भले ही वह लियू ली नहीं था, ये भी कुछ शर्मनाक होना चाहिए। अन्यथा मुझे बताओ, तुम कल रात कहाँ गए थे? आप? सू यंगक्सू वास्तव में अपने पिता को समाज की मार का स्वाद चखाना चाहती थी।
अगर वह उसे बता सकती तो वह उसे बताती कि वह कल रात चुएहान के बिस्तर पर सोई थी। ये सही है बहन। अगर तुम कल रात लियूली के साथ नहीं थी तो तुम किसके साथ थी? रात बहुत लंबी है और मुझे चिंता है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, सू योरू ने रोते हुए कहा। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें से आंसू बह रहे थे। यह मेरी बहन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सू यंगक्सू का चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें उपहास और अहंकार से भरी थीं। तो फिर एक पिता के रूप में क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ? सू यंगक्सू, अगर तुम मुझे आज नहीं बताओगी तो मैं इसे इस तरह से मान लूंगा कि तुम्हारा इस व्यक्ति के साथ संबंध है और तुम सभी को मार्क्विस मैनर से बाहर निकाल दूंगा। सू डिंगहिंग ने मेज पर जोर से पटक दिया और दहाड़कर बोला। पिताजी, जल्दबाजी में काम मत कीजिए। सू हाओ ने सू यंगक्सू की रक्षा की। बहन, चिंता मत करो। मेरे यहाँ होने से मैं निश्चित रूप से किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। वह शूयान को बुलाने ही वाला था। पुरुषों, इस व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले आओ और देखो कि इसे निर्देश किसने दिया है। सू योरू ने अपने होंठ जोर से काटे। क्या होगा अगर सू हाओ को कुछ पता चल गया? उसने तुरंत सू डिंगहिंग की बाँह पकड़ ली और दया की भीख मांगने का नाटक किया। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस बार बहन को छोड़ दें। भले ही उसका किसी के साथ संबंध रहा हो और उसने अपना कौमार्य खो दिया हो, आप उसे मार्क्विस मैनर से बाहर नहीं निकाल सकते। वह कमज़ोर दिख रही थी लेकिन उसका रोना धीमा नहीं था। उसे आंगन के अंदर और बाहर दोनों जगह सुना जा सकता था। सू यंगक्सुए ने ऐसा कहने का इरादा नहीं किया था, लेकिन सू योरू बहुत गंभीरता से काम कर रही थी, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से कहा, बहन, आप इतनी जोर से चिल्ला रही हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि नौवां राजकुमार सुन ले कि आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं। नौवां राजकुमार, नौवां राजकुमार। सू योरू और सू डिंगहिंग दोनों स्तब्ध थे। यहाँ तक कि सू हाओ भी उसे घूर कर देखने लगा। बहन, इसका नौवें राजकुमार से क्या लेना देना है? क्या ये कल रात की बात हो सकती है? ये सही है, नौवां राजकुमार मेरे लिए गवाही दे सकता है। कल रात मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। सू यंगक्सुए की निगाहें शांत थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में हजारों तारे हों। सू हाओ ने अपने होंठ सिकोड़े। तो मैं अभी जाकर महामहिम को आपके लिए आमंत्रित करूंगा। वह निश्चित रूप से आपकी बेगुनाही साबित करेंगे। रुको, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो कि नौवें राजकुमार के करीब पहुंच जाओ? तुम्हें कोई शर्म नहीं है? सू डिंगहिंग का चेहरा लाल हो गया था। जब उसने चुएहान के बारे में सोचा तो उसे सम्मान और डर दोनों महसूस हुआ, खासकर जब उसने चुएहान की ठंडी निगाहें देखीं। उसने उसकी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं की। बहन, बकवास मत करो। तुम्हारा मामला छोटा है, लेकिन अगर तुम नौवें राजकुमार को परेशान करोगी तो तुम पूरे मार्क्विस मैनर को फंसा दोगी। सू योरू ऊपर से डरी हुई दिख रही थी, लेकिन वह पहले से ही अपने दिल में दांत पीस रही थी। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बात पर यकीन नहीं करेगी। सू यंगक्सू का नौवें राजकुमार से क्या संबंध हो सकता है? भले ही नौवें राजकुमार ने उस बूढ़े आदमी की खातिर उसे जिनसिंग दिया हो, नौवां राजकुमार इतना सुंदर और कुलीन था। वह एक बुरे नाम वाले मूर्ख पर कैसे मोहित हो सकता था? मुझे नहीं पता कि मैं मार्क्विस मैनर को फंसाऊंगी या नहीं, लेकिन जो लोग मुझे फंसाना चाहते हैं उनका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। सू यंगक्सू की निगाहें चाकू की तरह तेज थीं। यदि ये लोग उसकी मासूमियत पर दाग लगाना चाहते थे तो उन्हें ये देखना था कि क्या उसमें आसानी से हार मान लेने वाले व्यक्ति के गुण हैं। उसने सू योरू की ईर्ष्या और सू डिंगहिंग के डर को देखा और धमकी दी, पिताजी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे भाई से मेरे लिए नौवें राजकुमार को आमंत्रित करने के लिए कह सकते हैं। आप नौवें राजकुमार से पूछ सकते हैं कि क्या कल रात मेरा किसी के साथ संबंध था। रुको, तुम बेऔलाद बेटी, तुम नौवें राजकुमार की हवेली में क्या कर रही थी? सू डिंगहिंग ने जल्दी से उसे रोका। इस महान बुद्ध को आमंत्रित करना आसान नहीं था। उनके राख में मिल जाने का खतरा था। बेशक यह एक बीमारी का निदान करने के लिए था। महामहिम कई सालों से लड़ रहे हैं और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त हैं। सू यंगक्सू ने तथ्य बताए। उसने चुएहान की बेशर्म हरकतों का एक हिस्सा भी छुपाया। बहन, आपने चिकित्सा कौशल कब सीखा और आपने नौवें राजकुमार का ध्यान कब आकर्षित किया? सू योरू ने अपने होंठ काटे और उसके दिल में ईर्ष्या फूटने वाली थी। बहन, चूंकि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं नौवें राजकुमार को आमंत्रित करूं। सू यंगक्सुए के चेहरे पर उदासीनता थी। सू डिंगहिंग इतना भयभीत था कि वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। वापस आओ, नौवें राजकुमार को आमंत्रित करने का तुम्हारा क्या मतलब है? चूंकि तुम वहां निदान के लिए गए थे, इसलिए तुम ये बात सीधे कह सकते थे। अंत में वह स्वर्ग की शक्ति से डर गया। सू डिंगहिंग के पास अपने दांत पीसने और सू यंगक्सू पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिताजी अब मुझ पर विश्वास करते हैं, तो फिर हमें लियू ली के साथ कैसे पेश आना चाहिए? सू यंगक्सू ने अपनी बाहें उठाईं और एक अच्छा शो देखना चाहती थी।
लियू ली को लगा कि ठंडी हवा का झोंका उस पर चल रहा है। उसने जोर देकर कहा, मार्क्विस, मुझे मिस वाकई पसंद है। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्द कहने की? पुरुषों, उसे मार्क्विस मैनर से बाहर निकालो। सु डिंगहिंग शर्मिंदा और गुस्से में था और वह अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल सकता था। मार्क्विस, मार्क्विस, मुझे सच में पसंद है। इंतज़ार। इससे पहले कि लियूली को बाहर निकाला जाता, सु यंगक्सु उसके पास गई और उसे नीचे देखा। तुमने कहा था कि तुम मुझे सच में पसंद करते हो। क्या तुम जानते हो कि मेरा उपनाम क्या है? लियू ली ने अपनी आंखें घुमाईं। ज़ुए, मिस, जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुमने कहा था कि जब मैं तुम्हें इस तरह बुलाता हूं तो तुम्हें अच्छा लगता है। मेरी छोटी बहन का कोई उपनाम नहीं है। सु हाओ का चेहरा ठंडा था और उसकी स्पष्ट आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा थी। तुमने मेरी छोटी बहन को पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें उसे बदनाम करने का निर्देश किसने दिया? मैं। लियू ली का दिल धड़क उठा जब उसने अवचेतन रूप से सु योरू को देखा। सु योरू जल्दी से सु डिंगहेंग के पीछे छिप गई और कमजोर स्वर में रोने लगी। सु हाओ तुरंत लियू ली से पूछताछ करना चाहता था, लेकिन सु डिंगहेंग ने उसे रोक दिया। बस, क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? जल्दी से उसे मार्क्विस मैनर से बाहर निकालो। पिताजी, बहन को फंसाया गया है। हमें उसकी बेगुनाही साबित करनी होगी और इसके पीछे का व्यक्ति खोजना होगा। सु हाओ इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। सु योरू ने डरते डरते सु हाओ को देखा। उसकी आंखों में कोमल रोशनी थी। पिताजी, मुझे बहन से बहुत जलन हो रही है। बड़े भाई उसे लेकर बहुत सुरक्षात्मक हैं और वे उसे थोड़ी सी भी तकलीफ सहने नहीं देना चाहते। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे आश्चर्य है कि क्या बड़े भाई मेरी भी इस तरह रक्षा करेंगे। रुआ, डैडी के यहाँ होने से मैं किसी को भी इस तरह से तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। जब सु डिंगहेंग ने उसे रोते देखा तो उसका दिल अपनी प्यारी बेटी के लिए दुखी हो गया। वह बेवकूफ़ नहीं था। वह अनुमान लगा सकता था कि आज क्या हुआ था। हालांकि वह सु योरू को बेनकाब करना और उसे दंडित करना कैसे सहन कर सकता था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। हाओ बस इतना ही काफ़ी है। अगर वह आज्ञाकारी ढंग से घर में ही रहती और अपना चेहरा दिखाने के लिए बाहर नहीं जाती तो ऐसा कैसे हो सकता था? अंत में, भले ही तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ हो, लेकिन ये सब उसकी गलती है कि उसने खुद से प्यार नहीं किया। पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? हालांकि सु हाओ का स्वभाव अच्छा था, लेकिन वह इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। सु डिंगहेंग के साथ टकराव से बचने के लिए सु यंगक्सु ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, पिताजी सही कह रहे हैं। मैंने उन्हें पहले से नहीं बताया। अगली बार जब 9वां राजकुमार मुझसे उसका इलाज करने के लिए कहेगा तो मैं निश्चित रूप से पिताजी को बताऊंगी। सु डिंगहेंग ने अपनी सांस रोक ली। फिर भी उसने 9वें राजकुमार के घर जाने का साहस किया। वह जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रही थी। पिताजी, क्रोध से जिगर खराब होता है। जाने से पहले आप अपना नाश्ता मेरे घर पर ही क्यों नहीं कर लेते? वैसे भी योरू नाश्ते के लिए मुझे ढूंढने आया था। सु यंगजू ने सु योरू पर अपनी भौहें उठाईं। सु योरू ने आज्ञाकारी ढंग से सहमति जताई। जब सु यंगक्सु उसके पास से गुजरी तो उसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि सु यंगक्सु ने बहुत पहले ही इसकी गंध महसूस कर ली थी और उसने अपनी कमर से रेचक को आसानी से बाहर निकाल लिया था। नाश्ता मेज पर परोसा गया। सु योरू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सु यंगक्सुए इतना अच्छा खाएगी। बर्ड्स नेस्ट और वाइट फंगस पॉरेज, 8 खजाने कैंडी डक और सिल्वर थ्रेड के साथ स्ट्यूड कॉडफिश। यह मार्क्विस मैनर के भोज से भी ज्यादा शानदार था। सुबह के कुछ प्लेट दलिया और साइड डिश को याद करके सु योरू के दिल में ईर्ष्या ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। लेकिन सबके सामने उसे पूरी ताकत से ये सब सहना पड़ा। सु डिंगहेंग की भौहें भी कसकर सिकुड़ गई थीं। इन चीज़ों को खरीदने के लिए तुम्हें पैसे किसने दिए? वह, मार्क्विस, इन सभी व्यंजनों को खाने में भी सक्षम नहीं था, लेकिन सु यंगक्सु के चेहरे पर एक सामान्य भाव था। सु यंगक्सु का स्वर शांत था। मैंने इसे चुराया या छीना नहीं। पिताजी, चिंता न करें। कमीने, जब तुम्हारे पास इतनी चांदी है तो तुम इसे मुझे क्यों नहीं दे देते ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूं? सु डिंगहेंग के दिल में गुस्सा जल उठा। वह इन सभी वर्षों में मार्क्विस मैनर के खातों का प्रभारी था और उसने अपने निजी खजाने में काफ़ी पैसा जमा कर लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सु यंगक्सु के पास अभी भी पैसे हैं और उसने सम्मान के कारण उसे कुछ नहीं दिया। क्या मुझे अपना हर पैसा तुम्हें देना होगा? इसके अलावा माँ ने मुझे 10 दुकानें दी थीं, मैंने पिताजी को 9 दी और उनमें से 6 बंद हो गईं। पिताजी, आपकी क्षमता सीमित है, आपको परेशान न करना ही बेहतर है। सु यंगक्सु ने शांति से चिड़िया का घोंसला खाया, इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए कि उसने सु डिंगहेंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। सु डिंगहेंग गुस्से से भर गया। उसने अपनी आस्तीनें उतारी और चला गया। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि जब सु यंगक्सु आसपास नहीं होगी तो वह निश्चित रूप से ठीक से जांच करेगा। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? सु योरू भी चले गए। सु हाओ ने गहरी भौहें सिकुड़ी और मेज पर मुक्का मारा।
पिताजी बहुत ज्यादा हैं। वह तो अपनी बहन के पैसों के खिलाफ भी षड्यंत्र करना चाहता था। शश, भाई, सुनो। सू यंगक्सुए ने अपनी तर्जनी उंगली अपने होठों पर रखी और उसकी आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दी। सू हाओ ने अपनी सांस रोक ली और अचानक उसे आंगन से पफ पफ की आवाज सुनाई दी। सू योरू तुरंत चिल्लाए, आह! ये कैसे हो सकता है? मेरी ड्रेस! फिर से फुफकारने की आवाजें आने लगीं। सू योरू चिल्लाए, अपना चेहरा ढंक लिया और भाग गई। जीलान मुस्कुराते हुए अंदर आए। मिस योरू, वह! हा हा हा! सू यंगक्सुए के मुंह के कोने सिकुड़ गए और मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंच गई। सू हाओ को अंदाजा हो गया कि क्या हुआ है। पहले तो वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन जब उसने सू यंगक्सु को मुस्कुराते हुए देखा तो उसे बहुत सुकून मिला। 9वें राजकुमार का भवन। मोक्यू ने लियूली को पकड़ लिया और उसे राजकुमार की हवेली में वापस ले आया। साथ ही उसने चू येहान को मार्क्विस के मनों में हुई सारी बातें बताईं जो उसने छत से देखी थीं। चू येहान ने जेड पेंडेंट को लपेटने के लिए सू यंगक्सु के रुमाल का इस्तेमाल किया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं जो हजारों सालों तक नहीं पिघलेंगी। उसने अपने पतले होंठ खोले और ठंडे स्वर में एक शब्द बोला, मार डालो। इससे पहले कि लियूली दया की भीख मांग पाता, उसने अपनी आंखें घुमाईं और जमीन पर गिर पड़ा। सू हाओ ने कुछ दिन घर पर आराम किया। जब दीक्षांत समारोह का दिन आया तो उसे सैन्य शिविर में जाना पड़ा। वह सू यंगक्सु के बारे में चिंतित था। उसे सहज महसूस कराने के लिए सू यंगक्सु उसे चिकित्सा केंद्र ले आए। केंद्र के पीछे वाले हॉल में सू हाओ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये वही दुकान है जो माँ तुम्हारे लिए छोड़ी थी? ये सही है। देखो मैंने बिजनेस कैसे मैनेज किया। सू यंगक्सु को थोड़ा गर्व हुआ और सू हाओ बहुत खुश हुआ। ये बहुत अच्छा चल रहा है। उसकी बहन ने उसे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया था। उसे और भी अधिक आश्चर्य मसाले और जड़ी बूटी की दुकान के सामने खड़े व्यस्त व्यक्ति को देखकर हुआ। वू जिन्यान ने आसमानी नीले रंग की पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी। वह एक महिला को दवा के उपयोग के बारे में समझाते हुए मुस्कुरा रही थी। सू हाओ एक युवा लड़के की तरह उसके पास गया, उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। यान ए, तुम यहाँ क्यों हो? छोटी बच्ची, ये तुम्हारा पति ही होगा। वह बहुत सुंदर है। तुम दोनों में बहुत मेल है। महिला ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी, फिर दवा ली और चली गई। वू जिन्यान ने सू हाओ को मुस्कुराते हुए देखा और कोमल आवाज में कहा, मैं यहाँ काम करता हूँ मिस सू। वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। काम? क्या तुम्हारे पिता को पता है? क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बना दी हैं? सू हाओ का दिल बेचैन हो गया। वह जानता था कि वू जिन्यान घर पर मुश्किल समय से गुजर रही थी। अब जब वह सार्वजनिक रूप से काम करने के लिए बाहर आई है तो उसे डर था कि उसके दिन और भी कठिन हो गए होंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। वू जिन्यान के चेहरे पर मुस्कान गर्म हवा की तरह गर्म थी। वू जिन्यान को पता था कि सू हाओ घर पर अपनी स्थिति के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की। मेरे पिता ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मैंने क्या किया। जब तक मैं मंत्री की संपत्ति को शर्मिंदा नहीं करती तब तक कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। लेकिन तुम्हें दिन में यहाँ काम करना है और रात में फूफेंग सेंटर जाना है। क्या ये बहुत थका देने वाला नहीं है? पहली बार सू हाओ को लगा कि वह बेकार है। उसका दिल वू जिन्यान के लिए दुखी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उसकी मदद कैसे कर सकता है। यान अगर तुम तैयार हो तो मैं। भाई, सू यंगक्सु ने सू हाओ की बात बीच में ही रोक दी और उसे एक तरफ खींच लिया। वू जिन्यान मरीज को दवा देने वाला था। सू हाओ के शब्द जो उसने बहुत समय से तैयार किए थे बीच में ही रुक गए। उसके माथे पर भारीपन की लकीर थी। बहन, तुम मुझे ये कहने क्यों नहीं देती? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे एक स्थिर जीवन जीने देना चाहता हूँ। भाई, अगर तुम मुझसे अभी शादी करने के लिए कहोगे तो मुझे डर है कि भविष्य में उसका जीवन शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। इसके अलावा वह तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। सू यंगक्सु ने अपना सिर हिलाया। अपने भाई की भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कारण उसे वू जिन्यान के साथ मिलने के लिए उसकी मदद की जरूरत होगी। क्यों? वह अब बहुत कठिन जीवन जी रही है। मुझे मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि मार्क्विस मैनर की यंग मैडम बनना मुश्किल नहीं है। उसके पास कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि और पूंजी नहीं थी जिस पर वह भरोसा कर सके, तो मार्क्विस मैनर में उसके दिन कैसे आसान हो सकते थे? और क्या तुम्हें लगता है कि पिताजी तुम्हारी उससे शादी के लिए सहमत होंगे? सू यंगक्सु ने सोचा कि उसका भाई समझ गया कि उसका क्या मतलब था। सू हाओ का दिल भारी हो गया। अगर मैं एक और निवास स्थापित कर सकता तो उसे इतना कठिन जीवन नहीं जीना पड़ता। भाई, तुम मिलिट्री कैंप में पले बड़े हो, इसलिए तुम नहीं समझते कि एक महिला के लिए जीवित रहना कितना मुश्किल है। मिस वू ने बचपन से ही बहुत कुछ सहा है। आज वह अपनी बुद्धि से जहाँ है वहाँ पहुँचना उसके लिए पहले से ही आसान नहीं है। उससे शादी करके उसे एक आरामदायक जीवन देने के बजाय उसे अपने हुनर को विकसित करने देना और आपसे खुलकर शादी करने के लिए पर्याप्त ताकत देना बेहतर है।
सू यंगक्सुए की आंखें चमकदार और सुंदर थीं, जैसे वसंत में धूप। ऐसा नहीं था कि सू हाओ ने अपने शब्दों के बारे में नहीं सोचा था। ये रास्ता बहुत कठिन है। मैं नहीं चाहती कि वह इतनी मेहनत करे। लेकिन भाई, तुम तो हमेशा युद्ध के मैदान में रहते हो। तुम हर समय उसके साथ कैसे रह सकते हो? सू यंगक्सू की भौहें फड़क उठीं। सू हाओ तुरंत अवाक रह गई और थोड़ी उदास हो गई। मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगता है कि मिस वू ये कर सकती हैं। सू यंगक्सू ने दृढ़ता से कहा। जब सू हाओ फिर से पिछले हॉल से बाहर आया तो उसका हाव भाव पहले से ज्यादा शांत था। उसके सुंदर चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। यान एर, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। वू जिन्यान ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आवाज़ बेहद कोमल थी। हाँ, पिछली बार वाला पाउच। मैं इसे हर दिन अपने साथ लाता हूँ। सू हाओ ने जल्दी से अपनी जेब से पाउच निकाला और उसे दिखाया, फिर उसे एक खजाने की तरह रख दिया। वू जिन्यान को अपने दिल में एक गर्म धारा महसूस हुई। वह बेहद भावुक हो गई। वह जिस बात से डरती थी वह उसके और सू हाओ के बीच की स्थिति का अंतर नहीं था। उसे जिस बात की परवाह थी वह थी उसके लिए उसकी भावनाएं। वह जानती थी कि वह इसे बहुत प्रिय मानता है। ये हर दिन की थकाव और कठिन जिंदगी में उसे सहारा देने के लिए पर्याप्त था। मार्क्विस मैनर में सू योरू ने खुद को गंदा कर लिया। न केवल उसकी छवि खराब हुई, बल्कि वह बेहद असहज भी थी। जब वह वापस आई तो उसने पाया कि उसकी कमर पर लगा रेचक गायब हो गया था। जब वह कमज़ोर होकर बिस्तर पर लेटी हुई थी तो उसने घृणा से चिल्लाते हुए कहा, सू यंगक्सू, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। उसने युआन रुओ को सू जिनिक्सुआन की तलाश करने और सू यंगक्सू की जांच करने का निर्देश दिया। उसे उसके ठिकाने के आधार पर पता लगाना था कि वह हाल ही में क्या कर रही थी। जब सू जिनिक्सुआन ने समाचार भेजा तब सू योरू अभी भी इतनी कमज़ोर थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। जब उसे पता चला कि सू यंगक्सू ने टोंगचांग मेडिकल सेंटर खोला है तो उसकी आंखों में निर्दयता की चमक आ गई। युआन रुओ, मेरा संदेश जिनिक्सुआन तक पहुंचा दो। वह चाहती थी कि सू यंगक्सू का मेडिकल सेंटर बंद हो जाए। सू यंगक्सू लगातार कुछ दिनों तक मरीजों का इलाज करने के लिए बाहर गई और कुछ अमीर परिवारों की दीर्घकालिक बीमारियों को ठीक किया। उसे बहुत सारा पारिश्रमिक और उपहार मिले। मैनेजर क्यू ने खुश होकर अकाउंट बुक पलटी। आधे महीने से भी कम समय में हमने दसियों हजार टेल चांदी बना ली है। मिस वाकई कमाल की हैं। सू यंगक्सू ने सिर हिलाया। पूंजी के साथ हम और भी काम कर सकते हैं। मिस, आप और क्या करना चाहती हैं? मैनेजर क्यू बहुत उत्साहित था। उसे लगा कि सू यंगक्सू और भी आश्चर्य और अविश्वसनीयता ला सकती है। सू यंगक्सू ने खिड़की खोली और सड़क के उस पार की इमारत की ओर इशारा किया। उस इमारत में जाओ और मिस वू से पूछो कि क्या वह तैयार है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, नीचे हंगामा मच गया। मजबूत आदमियों का एक समूह मेडिकल सेंटर में घुस गया। नेता ने दवाइयों का एक थैला मेज पर पटक दिया और चिल्लाया, ये कौन सा मेडिकल सेंटर है? मैंने आपकी दवा खा ली है और मेरी हालत खराब हो गई है। क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? मैनेजर क्यू जल्दी से नीचे गया और उसके सामने चला गया। सर, चलो बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि दवा ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर से अपनी नाड़ी फिर से जांचने और आपके लिए नई दवा लिखने के लिए कह सकते हैं। टकराना। उस आदमी ने मैनेजर क्यू को मुक्का मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और अपने पीछे खड़े अपने भाइयों को आदेश दिया, उसे मारो, उसे कुचल दो, इस काले दिल वाले क्लिनिक को तोड़ दो और उन्हें लोगों को नुकसान पहुंचाने मत दो। क्लिनिक में मरीजों की भीड़ थी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे सभी क्लिनिक से बाहर भाग गए। आगे चल रहे आदमी ने मैनेजर क्यू को उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे एक चायदानी से चोट लग गई। वह उछलकर दीवार में जा धंसा। उसके पीछे खड़े भाई चौंक गए। वे चायदानी के निशान का पीछा करते हुए सीढ़ियों की ओर देखने लगे। सू यंगक्सू ने लाल रंग की टाइट फिटिंग पोशाक पहन रखी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वह वीर लग रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अप्राप्य शीतलता थी। उसने अपने हाथ की ओर देखा, उसकी आंखों में घृणा का भाव था। ये ताकत, क्या ये कुछ ज्यादा ही असामान्य बात नहीं है? छोटे जिनसेंग की सुस्त और कर्कश आवाज सुनाई दी। अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो तुम इसे मुझे वापस कर सकते हो। जल्दी करो और उन लोगों का ख्याल रखो। सू यंगक्सू धीरे धीरे नीचे की ओर चली गई। तुम यहाँ सिर्फ शो देखने आए हो। आमतौर पर ये चुप रहता था। बकवास, अगर तुम लड़ोगे नहीं तो कौन बाहर आकर देखेगा? किसे सोना पसंद नहीं है? क्या लड़ाई देखना अच्छा नहीं लगता? बेशक, जल्दी से लड़ो, दहाड़ो। दीवार में फंसे आदमी को बाहर निकाला गया। उसने अपनी दर्द भरी छाती को पकड़ा और जोर से खांसने लगा। तुम, औरत, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। सू यंगक्सू के चेहरे पर ठंडक थी। उसके लाल होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसने दो अहंकारी और ठंडे शब्द कहे, आओ यहाँ। आह, बैंग बैंग बैंग।
ये दुखदायक है। दयनीय चीखें उठती और गिरती रहीं। जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है, उतने ही समय में सभी उपद्रवी जमीन पर गिर गए। सू यंगक्सू ने आगे चल रहे आदमी पर कदम रखा और मैनेजर क्यू को आदेश दिया, सरकारी कार्यालय को सूचित करें कि कोई व्यक्ति परेशानी पैदा कर रहा है। हाँ मिस। मैनेजर क्यू ने कमर पर हाथ रखकर लोगों को निर्देश दिए, लेकिन सरकारी दफ्तर से लोगों के आने से पहले ही लोगों का ये समूह भाग चुका था। सू यंगक्सू ने उन्हें जानबूझकर नहीं रोका। सरकारी दफ्तर से लोगों के आने के बाद उसने सहयोग किया और क्लिनिक को साफ करने से पहले उनके बयान दर्ज किए। मैनेजर क्यू ने अपनी दुखती कमर को सहलाया और बहुत हैरान हुआ। मेडिकल सेंटर को कौन निशाना बना रहा है? सू यंगक्सू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वे लोग बलिष्ठ हैं और उनकी मार्शल आर्ट कमज़ोर नहीं है। वे सैनिक हैं। सैनिक? हमारा केंद्र उन्हें क्यों अपमानित करेगा? मैनेजर क्यू को समझ में नहीं आया, लेकिन जो बात उसे और भी हैरान कर गई वह थी, मिस, आप वास्तव में जनरलों के परिवार की शेरनी हैं। आपके कौशल असाधारण हैं। सू यंगक्सू के होठों के कोने फड़क उठे, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि यह सब लिटिल जिनसेंग की बदौलत था। जहां तक आज मेडिकल सेंटर में तोड़फोड़ करने आए लोगों का सवाल है, तो उसे उनकी सावधानीपूर्वक जांच करनी थी। उसने सू हाओ को इसके बारे में बताया। जब सू यूरो को सू जिनेक्सुआन का संदेश मिला तो उसे पता चला कि न केवल उनके लोगों ने केंद्र को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें सू यंगक्सू ने सबक भी सिखाया। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और लापरवाही से एक मूल्यवान जेड टुकड़ा तोड़ दिया। युआन रुओ उसके लिए थोड़ा चिंतित थी। मिस, हम इस तरह नहीं चल सकते। अगर सू यंगक्सू के पास पैसा और ताकत होने के बाद वह हमसे निपटने आती है, तो आपके दिन और भी बुरे हो जाएंगे। सू योरू की नौकरानी होने के नाते वह अपने बारे में भी सोच रही थी। अगर मार्क्विस मैनर में सू योरू की हैसियत गिर गई तो उसका जीवन अच्छा नहीं होगा। सू योरू का चेहरा काला पड़ गया। बेशक मुझे पता है। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से सामने आकर सू यंगक्सू की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं कर सकती थी। केवल उसके पिता सू डिंगहेंग ही बुरे आदमी की भूमिका निभा सकते थे। सू डिंगहेंग को जल्द ही यह खबर मिली कि सू यंगक्सू ने सड़क पर किसी की पिटाई कर दी है। खास तौर पर जब उसे पता चला कि मेडिकल सेंटर कितना बड़ा है, तो सू डिंगहेंग इतना गुस्सा हुआ कि उसका चेहरा हरा हो गया। इस बेवफा बेटी के हाथ में इतना बड़ा मेडिकल सेंटर है और उसने इसे मुझे नहीं सौंपा। क्या वह अब भी मुझे अपना पिता मानती है? पिताजी, इतनी छोटी सी बात पर नाराज मत होइए। बहन जो पैसे कमाती है वह निश्चित रूप से आपके प्रति पितृभक्ति दिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सू योरू बहुत समझदार थी। उसने कोमल आवाज में सू डिंगहेंग को सांत्वना दी। सू डिंगहेंग को संतुष्टि महसूस हुई। रुआ, तुम सबसे ज्यादा पुत्रवत हो। तुम्हारी बहन उस विद्रोही बेटी के विपरीत जो मेरी पीठ पीछे काम करती है। अगर वह अपने कमाए हुए पैसे मुझे यानी अपने पिता को नहीं सौंपती तो वह देशद्रोह करेगी। सू डिंगहेंग ने शाम तक इंतजार किया जब सू यंगक्सू वापस आए। उसने उससे कहा कि वह मेडिकल सेंटर की सारी आय उसे सौंप दे और उसे इसका प्रबंधन करने दे। सू यंगक्सू के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। पिताजी, अगर आप उस दुकान का प्रबंधन कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले दी थी, तो आपको मेडिकल सेंटर के राजस्व के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी बेटी हो, इसलिए तुम जो पैसा कमाती हो, क्या वह मेरा नहीं है? सू डिंगहेंग आश्वस्त था और अपने लालच को संतुष्ट करने के लिए सू यंगक्सू को नियंत्रित करना चाहता था। तो फिर जब तुमने मुझे मारा था तब तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? क्या तुमने मुझे कुछ अच्छा दिया था, या तुमने मुझ पर पहले भी बहुत प्यार किया था? सू यंगक्सू के मुंह के कोने एक उपहासपूर्ण चाप में मुड़ गए। सू डिंगहेंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और सू यंगक्सू को थप्पड़ मारना चाहा। सू यंगक्सू ने अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई, जिससे सू डिंगहेंग का हाथ बीच हवा में रुक गया। उसकी डरावनी निगाहों ने सू डिंगहेंग को झिझकने पर मजबूर कर दिया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद सू यंगक्सू वहां से चली गई। उसे कल भी मरीजों को देखना था और वह सू डिंगहेंग के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सू डिंगहेंग ने उसे डांटा और जाने लगी। कमीने, पति पत्नी के प्रति अनादर दिखाने वाली बेटी, तुम अवज्ञाकारी और पति पत्नी के प्रति अनादर दिखाने वाली हो। पिताजी, नाराज मत होइए। रुआ का दिल दुखेगा। सू योरू ने सही समय पर अपनी पितृभक्ति प्रदर्शित की। इस तुलना से सू डिंगहेंग ने सू यंगक्सू के प्रति घृणा से अपने दांत पीस लिए। मुझे कल ही उसका मेडिकल सेंटर संभालना होगा। वह सू यंगक्सू को इतना लाभदायक व्यवसाय कैसे करने दे सकता था? पिताजी, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। आजकल सड़कों पर अफवाहें हैं कि बहन की मार्शल आर्ट बहुत मजबूत है और उसने अपने नंगे हाथों से कई निर्दोष लोगों को हराया है। सू योरू की नम आंखों में डर का भाव झलक रहा था। सू डिंगहेंग ने भी भौहें सिकोड़ी। मुझे नहीं पता कि इस बेवफा बेटी ने मार्शल आर्ट कब सीखी, लेकिन मैं उससे कैसे डर सकता हूँ? पिताजी, मैं नहीं चाहती कि आप गुस्से के कारण अपना स्वास्थ्य खराब करें।
यदि आप मेडिकल सेंटर वापस लेना चाहते हैं तो आप पहले मेडिकल सेंटर की देखरेख के लिए किसी को क्यों नहीं भेजते और इसे फिलहाल चालू होने से क्यों नहीं रोकते। बहन से इस बारे में चर्चा करने के बाद आप व्यक्तिगत रूप से किसी को भेजकर इसे संभाल लेंगे। सू योरू की शुद्ध और निर्दोष आंखों में आंसू चमक उठे। वह कोमल और विचारशील थी। सू डिंगहिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार है। अगली सुबह उन्होंने मार्क्विस मैनर के सैनिकों को चिकित्सा केंद्र को घेरने के लिए भेजा। किसी को भी अंदर जाने या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें केंद्र संचालित करने की अनुमति नहीं थी। कई मरीज दरवाजे के बाहर खड़े होकर आहें भरने लगे। मैनेजर क्यूई इन लोगों के समूह से बात करना चाहता था, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। जब तक वे एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करते, उन्हें पीटा जाता और मनमाने ढंग से डांटा जाता। सुबह सुबह वू जिन्यान बहुत चिंतित हो गई जब उसने देखा कि केंद्र को घेर लिया गया है और मैनेजर क्यूई और अन्य लोग अंदर फंस गए हैं। मैनेजर क्यू ने उसे भीड़ में देखा और उसकी ओर सिर हिलाकर इशारा किया कि वह उसके करीब न आए, क्योंकि हो सकता है कि वह पकड़ी गई हो। फिर उसने पिछवाड़े की ओर इशारा किया। वू जिन्यान पिछवाड़े की ओर गया और मैनेजर क्यू ने दरवाजे की दरार से एक नोट बाहर फेंका। वू जिन्यान ने उस पर लिखे शब्द देखे, बीजिंग गवर्नर लियांग मैनर, मिस की तलाश में। वू जिन्यान लियांग मैनर की ओर भागी। वह अंदर नहीं जा सकी और केवल दरवाजे के बाहर ही इंतजार कर सकी। 2 घंटे बाद सू यंगक्सू, जो काली घूंघट और बांस की टोपी पहने हुए थी, बाहर आए। वू जिन्यान ने जल्दी से उसे बताया कि क्या हुआ था। सू यंगक्सू ने भौहें सिकुड़ी और मेडिकल सेंटर की ओर भागने ही वाली थी कि वू जिन्यान ने उसे रोक दिया। वे मार्क्विस मैनर के लोग हैं। क्या तुमने सोचा है कि उनसे कैसे निपटना है? तुम्हें कैसे पता कि यह मार्क्विस मैनर से कोई है? सू यंगक्सू की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। वे मार्क्विस मैनर के सैनिकों की तरह कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जियांगडू सिटी में केवल 2 मार्क्विस मैनर हैं जो सैनिकों को रखने के योग्य हैं। अन्य पुराने मार्क्विस बिना किसी कारण के हमारे मेडिकल सेंटर को निशाना नहीं बनाएंगे, है ना? वू जिन्यान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह चौकस और सावधान थी। सू यंगक्सू 2 कदम आगे पीछे चली, फिर मुड़कर लियांग मनो के क्षैतिज बोर्ड को देखने लगी। वह एक सुनसान जगह पर गई, कुछ दवा लेने के लिए मेडिसिन किंग घाटी में गई और फिर लियांग मनो में वापस आ गई। उसने श्रीमती लियांग की छिपी हुई बीमारी का इलाज किया और उसका असर बहुत बढ़िया रहा। जब श्रीमती लियांग ने देखा कि वह वापस आ गई है तो उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। क्या तुम कुछ छोड़कर आए हो? सू यंगक्सू के स्वर में खेद का भाव था। मैडम, मैं आपके लिए दवाई छोड़कर आया हूँ। क्या आपने पहले ही 7 दिनों की दवा नहीं लिखी थी? श्रीमती लियांग ने उत्सुकता से पूछा। मैं जो दवाइयाँ लाई हूँ वो सब छोड़ दूंगी, बस इसलिए कि भविष्य में मैं तुम्हारा इलाज न कर सकूं और तुम्हारे ठीक होने में देरी हो जाए। सू यंगक्सू ने धीरे से आह भरी। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरह की परेशानी में हैं? या आप इधर उधर घूमने जा रही हैं? श्रीमती लियांग घबरा गईं। उनकी छिपी हुई बीमारी कई सालों से ठीक नहीं हुई थी। सू यंगक्सू के इलाज के बाद वह काफ़ी हद तक ठीक हो गई। अगर वह उसका और इलाज नहीं कर पाती तो उसे फिर से तकलीफ उठानी पड़ती। सू यंगक्सू के स्वर में खेद और लाचारी थी। मैं मूल रूप से टोंगचांग मेडिकल सेंटर में डॉक्टर थी। अब जब किसी कारण से मेडिकल सेंटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो मैं केवल जियांगडू शहर छोड़ सकती हूँ। कौन इतना दुस्साहसी है कि बिना किसी कारण के मेडिकल सेंटर को सील कर दे? श्रीमती लियांग का रुतबा बहुत ऊंचा था, इसलिए जब उन्होंने ये सुना तो वे क्रोधित हो गईं। डरो मत, मैं तुरंत अपने पति से इस मामले को सुलझाने के लिए कहूंगी। सू यंगक्सू वू जिन्यान को वापस जागीर में ले आए और उसने अपनी आंखों से लियांग जिन को जागीर में प्रवेश करते देखा। जब सू डिंगहिंग ने नौकर की रिपोर्ट सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। वह यहाँ क्यों है? उसका लियांग जिन के साथ कभी ज्यादा रिश्ता नहीं रहा था और लियांग जिन एक ईमानदार व्यक्ति था। वह बिना किसी कारण के महल में कभी नहीं आया, तो वह अचानक मार्क्विस मैनर में क्यों आया? सू डिंगहिंग के पास कोई सैन्य पद नहीं था और वह कई वर्षों तक एक सिविल अधिकारी के रूप में काम कर चुका था। फिर भी वह लोगों के साथ व्यवहार में बहुत ही चतुर था। उन्होंने लियांग जिन को मुख्य हॉल में आमंत्रित किया और उनके मनोरंजन के लिए सबसे महंगे बर्फ के अंकुर का इस्तेमाल किया। चाय की खुशबू हॉल में फैल गई, लेकिन लियांग जिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मार्क्विस, क्या तुम मुझे अस्तित्वहीन समझते हो? सू डिंगहिंग ये सोचकर दंग रह गया कि उसने कभी भी लियांग जिन को नाराज नहीं किया था। लॉर्ड लियांग, आप क्या कह रहे हैं? हम एक ही राजवंश के अधिकारी हैं, मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है। मार्क्विस, तुम जानबूझकर कानून तोड़ते हुए भी मेरा सम्मान कर रहे हो। टोंगचांग मेडिकल सेंटर ईमानदारी से चल रहा है, लेकिन तुमने इसकी सुरक्षा के लिए सैनिक भेजे और इसे खोलने से मना कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि कितने मरीजों की बीमारियों का इलाज देरी से हुआ है? लियांग जिन ने सख्त चेहरे से पूछा। कहाँ?
ये कहाँ से आया? लॉर्ड लियांग, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन टोंगचांग मेडिकल सेंटर मेरी अविवाहित बेटी सू यंगक्सू ने खोला है। उसने मेडिकल सेंटर मुझे सौंपने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने ये योजना बनाई। वह सिर्फ एक लड़की है जिसने दुनिया नहीं देखी है। वह मेडिकल सेंटर को अच्छी तरह से कैसे संभाल सकती है? सू डिंगहेंग का दिल गुस्से से जल रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियांग जिन को इस वजह से उससे परेशानी होगी। साथ ही उसने अपने दिल में कई बार सू यंगक्सू को डांटा। मिस्सू का मेडिकल सेंटर का प्रबंधन जरूरी नहीं कि आपसे भी बदतर हो, है ना? लियांग जिन की आंखें उपहास से भरी थीं। उसने शिकायतों का एक ढेर निकाला। यह उस दुकान का कर्ज है जिसे आपने बंद कर दिया है। शिकायत आम लोगों ने दर्ज कराई थी। मार्क्विस, आपने व्यवसाय को गलत तरीके से प्रबंधित किया, जिसके परिणामस्वरूप घाटा हुआ, और फिर भी आप अपनी बेटी के मेडिकल सेंटर के लिए पूछने की हिम्मत रखते हैं। लियांग जिन की अभिव्यक्ति और शब्द कठोर थे, और उन्होंने जो कहा उससे सू डिंगहेंग की बेशर्मी की एक परत उधेड़ दी गई। सू डिंगहेंग शर्मिंदा और परेशान दोनों था। इन दोनों चीज़ों का एक दूसरे से क्या लेना देना है? मैं ये पैसे लौटा दूंगा। तुम इसे कब लौटाओगे? मुझे एक शब्द बताओ। अगली बार जब अदालत सुनवाई के लिए खुलेगी तो मेरे पास लोगों के लिए स्पष्टीकरण होगा। लियांग जिन ने ठंडी सांस ली। मैंने कहा था कि मैं इसे वापस कर दूंगा। लॉर्ड लियांग, आप इतने आक्रामक क्यों हैं? हजारों टन चांदी, क्या उसे अपने पास रखना अच्छा नहीं लगेगा? यह उन तुच्छ साधारण लोगों को क्यों दिया जाना चाहिए? लियांग जिन ने हमेशा सू डिंगहेंग को नीची नज़र से देखा था और अपनी आंखों में उपहास को छिपाया नहीं था। मार्क्विस, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उन लोगों को जल्द से जल्द वापस ले लें। अन्यथा मैं आपको लोगों के मुआवजे की गणना करने के लिए किसी भी समय राजधानी के गवर्नर की जागीर में आमंत्रित करूंगा। लियांग जिन, आप बहुत आगे जा रहे हैं। सू डिंगहिंग ने चाय का कप तोड़ दिया, उसका चेहरा राख हो गया। मार्क्विस सू, मैं बस इस मामले पर चर्चा कर रहा हूं। क्या आप मार्क्विस मैनर के सैनिकों को वापस बुलाएंगे या नहीं? लियांग जिन ने सू डिंगहिंग को घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। हुम्फ। सू डिंगहिंग एक क्रोधित मुर्गे की तरह था जो लियांग जिन के सामने हार मानने को तैयार नहीं था। लियांग जिन ने हाथ हिलाया। पुरुषों, बेड़ियां ले आओ और मार्क्विस सू को मेरे साथ राजधानी के गवर्नर की जागीर में वापस बुलाओ। तुम। सू डिंगहिंग लियांग जिन के रौबदार व्यवहार से भयभीत था। अगर उसे सचमुच जंजीरों में जकड़कर लियांग जिन द्वारा राजधानी के गवर्नर की जागीर में लाया जाता तो वह अपनी प्रतिष्ठा खो देता। क्रोध, शर्म, घृणा और अनगिनत भावनाएं उमड़ पड़ीं। सू डिंगहिंग ने दांत पीसते हुए कहा, मैं अब लोगों को वापस ले लूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने तुरंत लोगों को चिकित्सा केंद्र को घेरने वाले सैनिकों को हटाने का आदेश दिया। लियांग जिन ने शिकायत को दूर रखा और सू डिंगहिंग को सूचित किए बिना ही मार्क्विस मैनर छोड़ दिया। मार्क्विस मैनर के प्रवेश द्वार पर उसने सू यंगक्सू को काले घूंघट और बांस की टोपी पहने देखा। उसने आगे बढ़कर कहा, जीनियस डॉक्टर, चिंता मत करो। टोंगचांग मेडिकल सेंटर के सैनिक पहले ही वापस चले गए हैं। आप शांति से मरीज की देखभाल कर सकते हैं। उसने सू यंगक्सुए को प्रशंसा से देखा। सू यंगक्सू मुस्कुराए। धन्यवाद, लॉर्ड लियांग, केंद्र की मदद करने के लिए। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांगडू शहर में बड़े और छोटे मामले सभी मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपने मेरी पत्नी को ठीक कर दिया है, इसलिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। अपनी पत्नी का जिक्र आते ही लियांग जिन की आंखों में कोमलता की झलक दिखाई दी। सू यंगक्सुए ने उसकी ओर देखा और अचानक चू लिहान के बारे में सोचा। वह बदबूदार राजकुमार जिसने उसका जेड पेंडेंट और रूमाल चुराया था, दूसरों को देखकर हमेशा ठंडा रहता था, लेकिन उसके लिए। अरे, तुम प्यार के बारे में सोच रहे हो? छोटे जिनसेंग की तीखी और कोमल आवाज में गपशप का आभास था। सू यंगक्सू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। तुम ही हो जो इसके बारे में सोच रहे हो। तुम एक कमज़ोर आदमी हो जो दिन भर तरह तरह की अश्लील चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो। हन्फ, मैं तुम्हारे पूर्वजों से ज़्यादा समय तक जीवित रहा हूं और बहुत कुछ देखा है। जल्दी या बाद में तुम धोखा खा जाओगे। छोटे जिनसेंग ने सू यंगक्सू की ओर जीभ निकाली। सू यंगक्सू की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। क्या वह चू लिहान द्वारा धोखा खा जाएगी? बिल्कुल नहीं। मेडिकल सेंटर को एक दिन के लिए सील कर दिए जाने के बाद ये सामान्य रूप से संचालित हो रहा था। मैनेजर क्यूई और वू जिन्यान भी बहुत व्यस्त थे। सू यंगक्सुए ने उनकी मदद की और देर रात ही जागीर में वापस लौटी। उसके आराम करने का इंतजार किए बिना जीलान ने धीरे से उससे कहा, मिस मार्क्विस अभी आया और आंगन तोड़ दिया। वह बहुत गुस्से में था। सू यंगक्सू आंगन में लौटी और देखा कि वहां गंदगी फैली हुई थी जिसे साफ नहीं किया गया था। वह इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसे पिता कहना उसका अपमान करना था, है न? सू यंगक्सू ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और सू डिंगहिंग के आंगन में पहुंची, जिससे वह डर गया क्योंकि वह आराम करने वाला था। उसका चेहरा भय से भर गया।
तुम बेवफा बेटी, क्या तुम मरना चाहती हो? मेरे आंगन में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, आप मेरे आंगन में घुस सकते हैं, तो मैं आपके आंगन में क्यों नहीं घुस सकता? सू डिंगहिंग ने अपना मुंह हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सू यंगक्सू ने पहले चिल्लाया, सिर्फ इसलिए कि आप मेरे पिता हैं तो आप मेरे मेडिकल सेंटर को भी नहीं जाने देंगे। आज आपको अपमानित किया गया और अब आप मुझ पर दोष डालना चाहते हैं। तुम बेऔलाद बेटी, मुझे पता था कि यह तुम ही थी जिसने लियांग जिन को भड़काया था। अन्यथा लियांग जिन अचानक उसके पास आकर पुराने हिसाब किताब निकालकर उस पर इतनी बेरहमी से हमला क्यों करता? ये सब सू यंगक्सुए इस अवज्ञाकारी चीज के कारण था। लेकिन तुम लियांग जिन को कैसे जानते हो? वह फिर से यह समझ नहीं पाया। सू यंगक्सू के मेडिकल सेंटर के बारे में भूल जाओ जिसे उसकी मां ने पीछे छोड़ दिया था। लियांग जिन के आधिकारिक पद और गुस्से के कारण यहाँ तक कि वह भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सका। सू यंगक्सू उसे कुछ भी करने का आदेश कैसे दे सकती थी? पिताजी, आप जानना चाहते हैं? सू यंगक्सू के मुंह के कोनों में एक शैतानी मुस्कान उभर आई। सू डिंगहिंग ने ठंडी सांस ली। सू यंगक्सू की आंखों में मुस्कान तुरंत ठंडी हो गई। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो? तुम बेऔलाद बेटी हो। सू डिंगहिंग ने एक फूलदान उठाया और सू यंगक्सुए पर फेंक दिया। सू यंगक्सू को चोट तो नहीं लगी, लेकिन फूलदान टुकड़े टुकड़े हो गया। सू डिंगहिंग का दिल दुख गया। पिताजी, आपने मेरा आंगन तोड़ दिया। क्यों ना मैं भी आपके प्रति अपनी पितृभक्ति प्रदर्शित करूं? सू यंगक्सू ने ठंडी मुस्कान दी। फिर कुछ भूसों और लातों से उसने सू डिंगहेंग के कमरे की सारी कीमती चीजें तोड़ दीं। उसने उसके आंगन में लगे सारे विदेशी फूल और पौधे भी उखाड़ दिए। सू डिंगहेंग गुस्से से उछल पड़ा और पागलों की तरह चिल्लाया, सू यंगक्सू, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। क्या ऐसा है? पिताजी, ऑर्किड का ये गमला काफी महंगा लगता है। इसे महल में उगाया गया था, है न? जैसे ही सू यंगक्सू ने बोलना समाप्त किया, फूलदान जोर से टूट गया। उसने उस पर कई बार पैर भी रखे। सू डिंगहिंग ने अपनी छाती को जोर से पकड़ लिया। ऑर्किड का वह गमला हजारों सोने के बराबर है, सू यंगक्सू। पिताजी, आपने मेरा आंगन तोड़ दिया और मैंने आपका आंगन तोड़ दिया। ये ऋण बराबर है। सू यंगक्सुए ने संतोष से गंदगी को देखा और ताली बजाई। उसकी आंखों में चांद की रोशनी झलक रही थी और ठंड इतनी थी कि लोग घबरा गए। पिताजी, जहां तक मेरे मेडिकल सेंटर को घेरने के लिए लोगों को भेजने की बात है, मैं इसे भी आपके साथ ठीक से निपटा दूंगा। तुम कमीने। सू डिंगहिंग ने उस खजाने को पकड़ लिया जिसे सू यंगक्सू ने तोड़ दिया था और चिल्लाया। उसकी दयनीय आवाज़ पूरे मार्क्विस मैनर द्वारा सुनी जा सकती थी। झीलन ने दरवाजे के बाहर से देखा और जल्दी से सू यंगक्सू को एक रुमाल थमा दिया। उसकी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थीं। मिस, आपने बहुत मेहनत की है। जल्दी से अपना पसीना पोंछ लें। सू यंगक्सुए ने उसके मुलायम गालों को चुटकी से दबाया और उसकी प्रशंसा की, कितनी विचारशील। झीलन को याद आया कि कैसे सू यंगक्सू ने सू डिंगहेंग को खुश करने की पूरी कोशिश की थी जब सू डिंगहेंग उससे घृणा करता था। अब जब उसने उसे इस तरह देखा तो उसे विशेष रूप से राहत महसूस हुई। सू यंगक्सू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। आज मैंने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों का व्यायाम किया और अब मैं अच्छी नींद लेने जा रही हूँ। कल मुझे और भी ज़रूरी काम करने हैं। ठीक है। झीलन भी सू यंगक्सू की तरह उत्साहित हो गई। अगली सुबह सू यंगक्सू झीलन को बाहर ले गई और अनाज और तेल की दुकान पर गई। ये दुकान भी सू यंगक्सू की मां ने छोड़ दी थी। पहले उसने मूर्खतापूर्वक इसे सू डिंगहेंग को दे दिया था। ये सू डिंगहेंग के हाथों में 3 दुकानों में से एक थी जो पैसे नहीं खोती थी और सबसे अधिक लाभदायक थी। सू डिंगहेंग ने उसका मेडिकल सेंटर बंद कर दिया ताकि वह उसकी दुकान वापस ले ले। उसे याद आया कि उसके पिछले जन्म में इस दुकान का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति सू डिंगहेंग का विश्वासपात्र झांग क्यों था। बुढ़ापे में उसका एक बेटा हुआ, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा जन्मजात कमी के साथ पैदा हुआ था। वह अपनी जान बचाने के लिए पूरे साल दवाएं खाता रहा, लेकिन फिर भी वह 8 साल से ज़्यादा नहीं जी सका। अगर उसने समय की गणना की तो वह इस साल के अंत में मर जाएगा। सू यंगक्सू ने झांग क्यू को अनाज और तेल की दुकान में पाया और सीधे उसे अपने आने का उद्देश्य बताया। ये दुकान मेरी माँ ने छोड़ दी थी। अब आपको खाता बही मुझे सौंप देनी चाहिए और मुझे इसकी देखभाल करने देना चाहिए। झांग क्यू ने सुना था कि सू यंगक्सू पहले से अलग है, लेकिन फिर भी वह अवचेतन रूप से उसे तिरस्कार से देखता रहा। मिस, क्या आप हिसाब किताब पढ़ पाती हैं? क्या आप जानती हैं कि व्यापार कैसे करना है और दुकान का प्रबंधन कैसे करना है? मिस को तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस ये जानना है कि तुम्हारी बॉस मिस है और कोई और नहीं। जीलान ने रौबदार अंदाज में कहा। झांग क्यू ने आंखें घुमाईं। मैं सिर्फ मार्क्विस के आदेश सुनता हूँ। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया चले जाएं। मेरे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है।
मुझे नहीं पता कि अगर आपका गंभीर रूप से बीमार बेटा ठीक से इलाज नहीं करवाता है तो वह इस साल से ज़्यादा जी पाएगा या नहीं। सू यंगक्सू की आंखों में अफसोस की एक झलक दिखाई दी। इतना कहने के बाद वह खड़ी हुई और जाने वाली थी। झांग की अचानक घबरा गई। रुको मिस, तुम्हारा क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास मेरे बेटे की बीमारी को ठीक करने का कोई तरीका हो? मिस द्वारा संचालित टोंगचांग मेडिकल सेंटर ने हाल ही में एक प्रतिभाशाली डॉक्टर को काम पर रखा है। क्या मैनेजर झांग ने इसके बारे में नहीं सुना है? जीलान ने चंचलता से आंख मारी। झांग क्यू ने इस बारे में ध्यान से सोचा और टोंगचांग मेडिकल सेंटर को याद किया। ये 10 साल से भी ज़्यादा समय पहले काफ़ी मशहूर था, लेकिन लंबे समय से यह शांत था। कहा जाता है कि इसका विस्तार हुआ है और हाल ही में इसे फिर से खोला गया है। अगर उनके पास वाकई कोई प्रतिभाशाली डॉक्टर होता जो उनके बेटे को ठीक कर सकता। झांग क्यू सू यंगक्सू के सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखों में विनती थी। अगर मिस के मेडिकल सेंटर का प्रतिभाशाली डॉक्टर मेरे बेटे को ठीक कर सकता है तो मैं आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने को तैयार हूँ। अपने बेटे को लेकर मेरे साथ मेडिकल सेंटर चलो। ठीक है। झांग क्यू इतना उत्साहित था कि वह तुरंत अपने बेटे को गोद में लेने घर गया और उसे मेडिकल सेंटर ले आया। वह अपने बेटे के साथ जीनियस डॉक्टर को दिखाने जाना चाहता था, लेकिन मैनेजर क्यू ने उसे मुस्कुराते हुए रोक दिया। माफ़ी चाहता हूँ, जब जीनियस डॉक्टर परामर्श कर रहे हों तो बाहरी लोगों को पास आने की अनुमति नहीं है। झांग क्वी के पास बाहर इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 घंटे बाद सू यंगक्सू अपने बेटे को बाहर ले आया। उसका बीमार और दुबला पतला बेटा अब सू यंगक्सू का हाथ पकड़कर नीचे की ओर चल रहा था। झांग क्यू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। बेटा, तुम चल सकते हो? हाँ पिताजी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मुझे बहुत भूख लगी है। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। झांग क्यू ने उत्साह से सिर हिलाया। मैं तुम्हें रात के खाने के लिए घर ले आऊँगा। झांग क्यू ने अपने बेटे को उठाया और सू यंगक्सू के सामने झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद मिस, मेरे बेटे को बचाने के लिए। दुकान आपकी है, इसलिए मैं इसे ज़रूर लौटा दूंगा। मैनेजर झांग, अगर आप तैयार हैं तो मैं अब भी आपको दुकान का प्रबंधन करने दूंगा। हालांकि अब से दुकान मेरी होगी। सू यंगक्सुए का चेहरा ठंडा था और उसका स्वर उग्र था। झांग किक्स को अपनी शंकाएं थीं, लेकिन वह ये बता सकता था कि सू डिंगहेंग की तुलना में, जो बस बैठी हुई थी और अपने श्रम के फल का आनंद ले रही थी, सू यंगक्सु अधिक निर्दयी और निर्णायक थी। वह एक बेहतर बॉस थी। उसने दांत पीसकर सिर नीचे कर लिया और कहा, जब तक मेरा बेटा ठीक है मैं तुम्हारी दुकान ज़रूर संभाल लूँगा। ये पहली दवा है, इसे अपने बेटे को इस पर लिखे नुस्खे के अनुसार दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि वह एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा होगा, लेकिन अगर आपने मुझे धोखा दिया तो। सू यंगक्सू की आंखों में खून की प्यासी चमक थी। झांग क्यू डर से कांप उठा। मेरी हिम्मत नहीं होगी। सू डिंगहेंग के प्रति अपनी वफादारी और अपने बेटे के जीवन के बीच झांग क्यू स्वाभाविक रूप से बाद वाले को चुनेगा। आखिरकार कोई भी अपने वंश को नहीं छोड़ेगा। सू यंगक्सू द्वारा अनाज और तेल की दुकान पर कब्जा करने की खबर सू डिंगहेंग के कानों तक पहुंच गई। सू डिंगहेंग को चालू महीने के लिए दुकान का राजस्व नहीं मिला था। जब उसने देखा कि उसके मूल रूप से 10,000 टैल चांदी सू यंगक्सू के बटुए में जा रही है, तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। वह सू यंगक्सुए के आंगन में जाकर उसे तहस नहस करना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका आंगन तो सू यंगक्सुए ने तोड़ दिया था। वह छोटी छोटी शिकायतों का बदला ले लेती थी। अगर वह फिर से उसका आंगन तोड़ती तो क्या उसे और भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। सू डिंगहेंग इतना गुस्से में था कि वह इधर उधर चक्कर लगाता रहा। वह सू यंगक्सू के वापस आने और उसे डांटने का इंतज़ार करना चाहता था, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने उसे अनदेखा कर दिया। सू यंगक्सू को पता था कि सू डिंगहेंग ने चांदी खो दी है और वह अपना गुस्सा दबा रही थी। वह बहुत खुश थी और उसने आंगन में नौकरों को इनाम दिया। उसने उन्हें बेहतर खाना भी दिया। सू योरू सू यंगक्सू के आंगन से गुजरी। वह भी अंदर पक रही दावत की खुशबू को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। झीलन और बूढ़ी मैडम झांग ने पकाने के लिए पक्षियों के ताजे घोंसले खरीदे। दरवाजे पर सू योरू को देखकर झीलन जोर से हंस पड़ी और बोली, चाची झांग, ये पक्षी का घोंसला वाकई बहुत महंगा है। ये बहुत पौष्टिक होना चाहिए। ये सही है, हमारी मिस कमाल की हैं। हमारे जैसे नौकर भी मिस के साथ चिड़िया का घोंसला खा सकते हैं। मिस ने हमें 3-3 टैल चिड़िया के घोंसले इनाम में दिए हैं। हमें अपना पेट भरना है। झीलान और बूढ़ी मैडम झांग आंगन में प्रवेश करते समय बातें करने लगे और हंसने लगे। जब सू योरू ने उनकी बातें सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम दोनों घटिया नौकरानियां 3 तायल के बराबर चिड़िया का घोंसला खाने की हकदार नहीं हो। उन्हें क्या अधिकार है? युवा मिस, सबसे बड़ी युवा मिस बहुत ज़्यादा है।
आपके पास हर दिन सिर्फ 1 या 2 टैल के बराबर चिड़िया का घोंसला होता है। क्या वह साफ साफ दिखावा नहीं कर रही है? युआन रुओ की आंखों में कड़वाहट थी। वे दोनों ही मिस सर्व कर रहे थे। जीलान और बूढ़ी मैडम झांग के पास खाने के लिए 3-3 टैल के बराबर चिड़िया के घोंसले थे, लेकिन उसने पहले कभी चिड़िया के घोंसले की गंध भी नहीं ली थी। सू योरू ने अपने हाथ में रुमाल घुमाया। वह दिखावा नहीं कर रही है। वह जानबूझकर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार रही है। वह इतनी क्रोधित थी कि वह शिकायत करने के लिए सू डिंगहेंग के पास दौड़ी और कहा कि उसे भी प्रतिदिन 3 टैल के बराबर चिड़िया के घोंसले चाहिए। 9वें राजकुमार का भवन। मोक्यू ने मार्क्विस मैनर की बात चुएहान को बताई। महाराज, मिस सू ने मार्क्विस सू को इतना गुस्सा दिलाया कि उसे खून की उल्टी हो गई। उसके हाथ में सैन्य पुस्तक उबाऊ थी। जब चुएहान ने यह सुना तो उसके मुंह के कोनों में एक मोहक मुस्कान उभर आई। सू यंगक्सू, तुम्हारे पास और कितने आश्चर्य हैं? मोक्वी के होंठ फड़क उठे। आश्चर्य? पूरे जियांगडू शहर में एकमात्र व्यक्ति जो अपने पिता को खून की उल्टी करवा सकती थी, वह शायद मिस सू थी, है ना? बेशक वह अलग है। चुएहान का चेहरा गर्व से भरा हुआ था, मानो वह अपनी महिला की प्रशंसा कर रहा हो। मोक्वी उत्सुक थी। मास्टर, क्या यही कारण है कि आप उसे पसंद करते हैं? वह असाधारण रूप से निर्दयी थी। चुएहान की आंखें ठंडी चमक उठीं। उथला। क्या वह केवल उसकी विशिष्टता में ही रुचि रखता था? सू डिंगहिंग गुस्से से बेहोश हो गया और खून की उल्टी करने लगा। इस तथ्य के कारण कि वह उसका जैविक पिता था, सू यंगक्सू ने उसे ठीक होने के लिए दवा की एक खुराक दी। दवा पीने के बाद सू डिंगहेंग को काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन जब उसने सुना कि यह सू यंगक्सुए थी जिसने उसे दवा दी थी, तो वह तुरंत फिर से बेहोश हो गया। दवा का असर होने से उसे दोबारा खून की उल्टी नहीं हुई, लेकिन उसके दिल में गुस्सा पत्थर की तरह जम गया था। यह इतना दर्दनाक था कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। सू योरू ने सू डिंगहेंग को दवा पीने में मदद की। उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर हम उसे इतना घमंडी रहने देंगे तो वह हमारी सारी पारिवारिक संपत्ति छीन लेगी। ये सही है, मिस। यदि आप कोई रास्ता नहीं सोचती हैं तो मार्क्विस के पास ज़्यादा पैसे नहीं बचेंगे। युआन रुओ भी बहुत चिंतित थी। सू योरू गर्म तवे पर पड़ी चींटी की तरह थी। अगर वह सू यंगक्सू से निपटना चाहती थी तो उसे समझना होगा। सू जिनेक्सुआन ने जांच के लिए जो व्यक्ति भेजा था वह उसे रिपोर्ट करने आया था। तभी उसे पता चला कि लियांग जिन उसके पिता की तलाश में आया था और उसने उसे मेडिकल सेंटर की रखवाली करने वाले सैनिकों को वापस बुलाने की धमकी दी थी, क्योंकि वहां एक प्रतिभाशाली डॉक्टर था जिसने कई सालों से उसकी पत्नी की छिपी हुई बीमारी को ठीक कर दिया था। लियांग जिन हमेशा अपनी पत्नी से प्यार करता था और इसीलिए उसने ऐसा किया। इसके अलावा उसके पिता के विश्वसनीय सहयोगी झांग क्यू अचानक सू यंगक्सू के अधीनस्थ बन गए थे, क्योंकि उस प्रतिभाशाली डॉक्टर ने उनके जन्मजात कमजोर बेटे को ठीक कर दिया था। इस बारे में बात करते हुए सू यंगक्सू अपने प्रतिभाशाली डॉक्टर की वजह से ये सब हासिल करने में सक्षम थी। यदि उसका वह प्रतिभाशाली डॉक्टर मर गया तो वह अब कितने समय तक जीवित रह सकती है? सू योरू की आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले और महल की ओर चल पड़ी। चिकित्सा केंद्र पर सू यंगक्सू अभी अभी परामर्श से लौटी थी, तभी उसने केंद्र के बाहर एक आलीशान गाड़ी खड़ी देखी। अंदर बैठे लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। एक हिजड़े ने तीखी आवाज में कहा, जीनियस डॉक्टर, फरमान स्वीकार करें। सू यंगक्सुए ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। नपुंसक ने शाही आदेश खोला और उसे जोर से पढ़ा, प्रतिभाशाली डॉक्टर की चिकित्सा कौशल शानदार है और आपको विशेष रूप से कंसोर जियांग का इलाज करने के लिए महल में बुलाया गया है। सू यंगक्सू का दिल बैठ गया। सम्राट ने उसे कंसोर जियांग का इलाज करने के लिए क्यों कहा? जब उसे शाही आदेश मिला तो खोजे ने उससे कहा कि कल दोपहर को उसे महल में ले जाने के लिए एक गाड़ी आएगी। उसने उसे अच्छी तरह से तैयार होने के लिए कहा और उसे कंसोर जियांग को ठीक करना था। फरमान सुनाने वाले नपुंसक ने सोचा कि वह एक आम महिला है और उसे विशेष रूप से याद दिलाया, पत्नी जियांग सम्राट के लिए एक अनमोल व्यक्ति है। यदि आप पत्नी जियांग को ठीक कर सकते हैं तो सम्राट निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। आप अपने जीवन के बाकी समय में अनंत वैभव और धन का आनंद लेंगे। सू यंगक्सुए ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, धन्यवाद। नपुंसक अपने आदमियों के साथ चला गया। मैनेजर क्यू तुरंत सू यंगक्सू के सामने आया। मिस, हमें क्या करना चाहिए? सम्राट ने आपको महल में बुलाया है। यदि वह कंसोर जियांग को ठीक कर सके तो ठीक रहेगा, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर सकी तो यह एक बड़ी समस्या होगी। सू यंगक्सुए की जान खतरे में पड़ जाएगी। वू जिन्यान ने ध्यान से सोचा। हालांकि तुमने कुछ रोगियों को ठीक किया है, लेकिन सम्राट को कैसे पता चला? उसने अचानक तुम्हें महल में क्यों बुलाया और पत्नी जियांग का इलाज करने के लिए क्यों कहा? स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग हैं जो लहरों को धकेलने का इरादा रखते हैं। सू यंगक्सू ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसने मैनेजर क्यू को चिंता न करने को कहा और उसे केंद्र में काम करने के लिए छोड़ दिया।
केवल वू जिन्यान चिंतित थी। वह चुपचाप उसके पीछे ऊपर उसके निजी कमरे में चली गई। सू यंगक्सू को पता था कि वह उसके बारे में चिंतित थी, इसलिए वह उसके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करती थी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो बहन जिन्यान, बैठिए। ये देखकर कि वह उसके करीब आने को तैयार है, वू जिन्यान बहुत खुश हुआ। तुम मुझे बहन कहकर मेरी चापलूसी कर रही हो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूँ। सू यंगजू ने सिर हिलाया। वू जिन्यान ने कहा कि कंसोर्ट जियांग पश्चिमी क्षेत्रों की राजकुमारी थी और उसे विवाह के लिए ग्रेट चेंग राजवंश में भेजा गया था। क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे हमेशा सम्राट का बहुत प्यार मिला था। हालांकि सम्राट द्वारा अनुग्रह प्राप्त करने के बाद वह बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। हालांकि वह इतने सालों से अनुग्रह प्राप्त कर रही थी, लेकिन कोई भी शाही चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर पाया था। ये कुछ ऐसा था जो सू यंगक्सू को नहीं पता था। उसे केवल इतना याद था कि उसके पिछले जन्म में उसकी भयानक मृत्यु से पहले पत्नी जियांग की मृत्यु हो चुकी थी। उस समय चू चेंगे का पीछा करने के लिए वह महारानी के करीब पहुंच गई। जब कंसोर्ट जियांग की मृत्यु हो गई तो वह महल में थी। जब महारानी को पता चला कि कंसोर्ट जियांग की मृत्यु हो गई है तो वह बहुत खुश हुई, जैसे उसने एक महान दुश्मन को खत्म कर दिया हो। पत्नी जियांग की बीमारी का संबंध महारानी से होना चाहिए। अगर वह इस बार महल में गई तो अगर वह कंसोर्ट जियांग को ठीक नहीं कर पाई तो यह मौत की सजा होगी। अगर उसने कंसोर्ट जियांग को ठीक कर दिया तो वह शायद महारानी की दुश्मन भी बन जाएगी। तुम्हें किस बात का डर है? भले ही तुम्हारा सिर काट दिया जाए, मैं तुम्हारी उम्र बढ़ा सकता हूं और तुम्हें उन बुरी औरतों से लड़ना जारी रखने की इजाज़त दे सकता हूं। छोटे जिनसेंग ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। सू यंगक्सुए ने धीमी आवाज में डांटा, चुप रहो। हुम्फ। छोटा जिनसेंग गुस्से से भर गया। यंगक्सुए, तुम। वू जिन्यान ने सोचा कि सू यंगक्सुए बहुत घबरा गई थी और वह थोड़ा गुस्सा हो गई। सू यंगक्सू ने कहा, सब ठीक है बहन, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। क्या तुम सच में ठीक हो? यंगक्सू, अगर तुम मना कर सकती हो तो तुम अपनी पहचान क्यों नहीं बताती और अपने भाई को सम्राट से इस मामले को खत्म करने की भीख क्यों नहीं मांगने देती? यह एकमात्र तरीका था जिसके बारे में वू जिन्यान सू यंगक्सू की रक्षा के लिए सोच सकता था। बहन, क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने भाई का बोझ बढ़ा दूं? सू यंगक्सू मुस्कुराए। वू जिन्यान ने अपने होंठ काटे। वह स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें यह भी डर है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। तो तुम्हें मेरे भाई के लिए दुख हो रहा है और तुम नहीं चाहती कि वह दुखी हो, है ना? काले घूंघट के नीचे सू यंगक्सू की आंखें एक चालाक रोशनी से भर गईं। वू जिन्यान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मुझे लगता है कि आपके पास इससे निपटने की कोई योजना है। बेहतर होगा कि मैं पहले जाकर अपना काम करूं। सू यंगक्सू ने उसकी पीठ की ओर देखा और मुस्कुराए। दरवाज़ा बंद करने के बाद वह मेडिसिन किंग घाटी में प्रवेश कर गई। उसने मेडिसिन किंग वैली में जहर को दूर करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां चुनी थीं। छोटी जिनसेंग उसके सामने कूद पड़ी, कुछ जड़ें घमंड से तैर रही थीं। अरे, तुमने जहर को दूर करने के लिए इतनी सारी जड़ी बूटियां क्यों चुनी? तुमने अभी तक उसका निदान भी नहीं किया है। सू यंगक्सू ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। मैंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया है। महल में बहुत सी महिलाएं हैं। एक का इलाज करने के बाद अभी भी बहुत सी महिलाएं हैं। क्यों ना हम उन सभी को जहर दे दें? छोटा जिनसेंग सरल और असभ्य था। सू यंगक्सू ने एक जड़ को खींचा और उसे उपदेश दिया, तुम इतनी छोटी हो फिर भी इतनी खतरनाक हो। ये दर्द देता है। मैं दुष्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम उन सभी को जहर दे दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। उसके पीले शरीर पर उसकी दो सफ़ेद आंखें घूम रही थीं और उसका चेहरा इस शिकायत से भरा हुआ था कि वह उसके लिए सोचने के कारण तिरस्कृत हो रहा था। इसके अलावा उसने बहुत गंभीरता से दोहराया, मैं तुम्हारा पूर्वज हो सकता हूँ, मैं युवा नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोटे पूर्वज। सू यंगक्सू ने उसे थपथपाया और मनाया। दवा लेने के बाद वह आराम से सोने के लिए मार्क्विस मैनर लौट आए। अगली सुबह वह मेडिकल सेंटर में इंतजार करने लगी। कल भी वह यही सोच रही थी कि उसे कंसोर्ट जियांग का इलाज करने की सलाह किसने दी थी। जैसे ही गाड़ी महल में दाखिल हुई उसे उत्तर पता चल गया। सू योरू की गाड़ी पहले ही महल के द्वार पर रुक चुकी थी। उसे आज आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर वह सू यंगक्सू को समझना चाहती थी तो उसे इस प्रतिभाशाली डॉक्टर से मिलना था। उसने देखा कि वह गाड़ी जो प्रतिभाशाली डॉक्टर को ला रही थी रुकी और सिर से पैर तक काले कपड़े पहने एक व्यक्ति उतरा। वह उस व्यक्ति का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाए। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। यह इतना अजीब क्यों है? मैं ये भी नहीं बता सकती कि वह व्यक्ति पुरुष है या महिला। उसके बगल में युआन रुओ की आंखें भी घृणा से भरी हुई थीं। मैंने सुना है कि दुनिया में कई अजीब लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं जैसे कि उन्हें देखा नहीं जा सकता। इस आकृति को देखकर लगता है कि यह एक महिला है, लेकिन यह एक ट्रांसवेस्टाइट हो सकती है। सू योरू ने हल्के से नाक भान सिकोड़ी।
चाहे वह इंसान हो या ट्रांसवेस्टाइट, वह महल से जिंदा निकलने के बारे में भूल सकती थी। सू यंगक्सू और सू योरू युनवेई महल की ओर नपुंसक किन के नेतृत्व में चले गए। नपुंसक किन कंसोर्ट जियांग के महल का मुख्य नपुंसक था। वह थोड़ा बड़ा था और उस नपुंसक की तुलना में अधिक मधुर आवाज में बात करता था जिसने तीखी आवाज में फरमान सुनाया था। जीनियस डॉक्टर, अगर आप कंसोर्ट को ठीक कर सकते हैं तो आपका भविष्य असीम होगा। सम्राट न केवल आपको शानदार इनाम देंगे बल्कि वह आपको इंपीरियल एकेडमी ऑफ मेडिसिन में प्रवेश का मौका भी देंगे। सम्राट प्रतिभाओं को संजोकर रखते हैं। सू योरू ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई, ये सही है। प्रतिभाशाली डॉक्टर की चिकित्सा कौशल शानदार है। वह निश्चित रूप से पत्नी को ठीक करने में सक्षम होगा। उसने सू यंगक्सू की ओर से शेखी बघारी। अगर उसे ठीक नहीं किया जा सका तो ये सजा उसकी मौत का वारंट होगी। सू यंगक्सू ने सीधे सामने देखा और ठंडे स्वर में पूछा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है कि मैं यहाँ पत्नी का इलाज करने आई हूँ। वह उसके साथ हवा की तरह व्यवहार करती थी, जिसके लिए सांस लेना भी एक बाधा थी। सू योरू की आंखों में गुस्से की झलक दिखी। उसने अपनी थोड़ी ऊंची की और अहंकार से कहा, मैं मार्शल साउथ के मार्क्विस की बेटी हूँ। सू यंगक्सू का स्वर उदासीन था। ओह, इसका पत्नी के इलाज से कोई लेना देना नहीं है। सू योरू अचानक उससे शर्मिंदा हो गई। नपुंसक किन ने जल्दी से आगे बढ़कर उनके बीच के माहौल को शांत किया। जीनियस डॉक्टर, शायद आपको इस बारे में पता न हो, लेकिन आप कॉन्सर्ट जियांग की बीमारी का इलाज करने के लिए महल में प्रवेश करने में सक्षम थे। यह मिस्सू की सिफारिश के कारण ही था। तार्किक रूप से कहें तो आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब सू योरू ने यह सुना तो वह हल्के से खर्राटे लेने लगी और उसके धन्यवाद देने का इंतजार करने लगी। हालांकि सू यंगक्सू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। ओह, मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं देना चाहती। नपुंसक किन को थोड़ा अजीब लगा। सू योरू ने अपने होंठ काटे। उसे याद आया कि वह महल में नखरे नहीं दिखा सकती थी, इसलिए उसने सब सहन कर लिया। सू यंगक्सुए और नपुंसक किन आगे आगे चल रहे थे जबकि वह पीछे से बुरी तरह से गाली दे रही थी। तुम्हें सू यंगक्सुए के लोग बनने के लिए किसने कहा? तुम मरने के लायक हो। वह निश्चित रूप से महल में मर जाएगी। पत्नी जियांग की बीमारी ठीक नहीं हो सकी। सू यूरो और सू यंगक्सू ने बाहरी हॉल में कंसोर्ट जियांग को अपना सम्मान दिया। सू यंगक्सू ने पर्दे के पीछे से एक कमजोर आवाज सुनी, उठो। ये सू योरू का महल में प्रवेश करने का पहला मौका नहीं था, इसलिए उसने कंसोर्ट जियांग का अभिवादन ऐसे किया जैसे वह उससे परिचित हो। महाराज, इस दिव्य चिकित्सक ने राजधानी के गवर्नर लॉर्ड किन की पत्नी को ठीक किया है। उनके चिकित्सा कौशल शानदार हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से आपको ठीक करने में सक्षम होंगे। पत्नी जियांग कमजोर लग रही थी। महम, सू यंगक्सू को याद आया कि अपने पिछले जीवन में सू योरू बहुत ही सुंदर और चालाक थी। उसने अपनी पहली बेटी को कुचल दिया था, जबकि वह कई उच्च श्रेणी के अधिकारियों और रईसों की चापलूसी कर चुकी थी। अब जब उसने देखा कि वह कंसोर्ट जियांग से कितनी परिचित थी, तो सू यंगक्सू उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। वह काफी सक्षम थी। संयोगवश पुनर्जन्म के बाद वह काफी सक्षम थी। सू यंगक्सू ने नपुंसक किन से कहा, मैं लोगों का केवल व्यक्तिगत रूप से इलाज करूंगी। जो महत्वपूर्ण नहीं है वे चले जाएंगे। उसकी आभा पर्वत शिखर पर खिले फूल की तरह प्रबल थी और उसके वचन लोगों को अवज्ञा करने का साहस नहीं करने देते थे। जब नपुंसक किन ने कंसोर्ट जियांग से निर्देश मांगे तो वह सू योरू को बाहर ले आया। सू योरू की आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। चलो देखते हैं तुम कब तक घमंडी रह सकते हो। सू यंगक्सुए ने कंसोर्ट जियांग का पर्दा उठाया और उसे चाइज लाउंज पर लेटे हुए देखा। ये कहना जरूरी था कि उसके पास प्यार करने लायक पूंजी थी। भले ही वह बिस्तर पर पड़ी थी, फिर भी वह खूबसूरत थी। सोने की परत चढ़ी लंबी पोशाक उसके नाजुक शरीर को ढंक रही थी और ये देखकर लोगों को उस पर दया आ गई। कॉन्सर्ट जियांग की नीलम जैसी आंखें सू यंगक्सू को घूर रही थीं। मैं कई सालों से बीमार हूँ। मुझे आपको परेशान करना है, जीनियस डॉक्टर। सू यंगक्सुए ने स्वीकृति में गुनगुनाया और अपनी नाड़ी पर 2 उंगलियां रखीं। कंसोर्ट जियांग के विनम्र और विनम्र रवैये के कारण वह इस सुंदरता को गिरते हुए नहीं देख सकती थी। नाड़ी के इस निदान ने उसके हृदय में अनुमान की पुष्टि कर दी। उसे सचमुच जहर दिया गया था। जीनियस डॉक्टर, कैसा है? पत्नी जियांग की आंखें आशा से भरी थीं। हालांकि वह इतने सालों से बीमार थी, फिर भी वह लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहती थी। सू यंगक्सू ने उदासीनता से केवल 4 शब्द कहे, इसका इलाज किया जा सकता है। सचमुच? कंसोर्ट जियांग की आंखें चमक उठीं। सू यंगक्सू ने सिर हिलाया। उसने उस पर एक्यूपंक्चर किया और आधा कटोरा खून निकाला। फिर उसने पहले से तैयार की गई मारक गोली निकाली और कंसोर्ट जियांग को खिला दी। पत्नी जियांग थोड़ी देर के लिए लेट गई और सो गई। सोते समय उसे चक्कर आने लगा और उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ। हालांकि जब वह जागी तो उसे चारों ओर 2 आंखें दिखाई दी जो खुशी से रो रही थीं। महाराज, आप 8 घंटे से सो रहे हैं।
महल की निजी नौकरानी जियांग लिंग ने उत्साह से कहा। क्या मैं वास्तव में इतने लंबे समय तक सोती रही? उपपत्नी जियांग को यह अविश्वसनीय लगा। जब उसने बात की तो उसने अपनी बहुत सारी ताकत वापस पा ली थी। जियांग लिंग की आंखें आंसुओं से भर गईं। जीनियस डॉक्टर की चिकित्सा कौशल वास्तव में शानदार है। महाराज, आपने कभी भी अच्छी नींद नहीं ली है और कभी भी 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोए हैं। अब जब आप 8 घंटे सो चुके हैं तो मैं देख सकता हूं कि आपकी त्वचा में बहुत सुधार हुआ है। पत्नी जियांग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। जल्दी से मेरे लिए एक आईना लाओ। जियांग लिंग एक आईना लेकर आया। कंसोर्ट जियांग ने खुद को आईने में देखा। हालांकि उसका चेहरा अभी भी पीला था, उसके होंठ थोड़े लाल थे। वे अब पहले जैसे भूरे नहीं रहे। पत्नी जियांग को सुखद आश्चर्य हुआ। जाओ और प्रतिभाशाली डॉक्टर को बुलाओ। मैं डॉक्टर को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। महाराज, आप चिंता न करें। प्रतिभाशाली डॉक्टर इस समय बगल के हॉल में आपके लिए दवा बना रहे हैं। सु यंगक्सू ने कंसोर्ट जियांग के लिए दवा लाकर दी। जियांग लिंग दवा लेकर कंसोर्ट जियांग को खिलाना चाहती थी, लेकिन सु यंगक्सू ने उसे रोक दिया। मुझे करने दो। जियांग लिंग थोड़ा उलझन में था। कंसोर्ट जियांग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जीनियस डॉक्टर को ये करने दो। वह और हिजड़ा किन केवल पीछे हट सकते थे। सु यंगक्सुए ने कंसोर्ट जियांग को दवा पीते हुए देखा। कंसोर्ट जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर आराम किया। न केवल उसे कम असहजता महसूस हुई, बल्कि उसे बिस्तर से उठकर चलने फिरने की ताकत भी मिली। आखिरी बार मैं शाही उद्यान में दूसरे साल गया था जब मैं यहाँ आया था। कंसोर्ट जियांग की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। उसने सु यंगक्सू को उसका इलाज करने के लिए धन्यवाद दिया और खुद को और भी अधिक भाग्यशाली महसूस किया। सु यंगक्सू ने कंसोर्ट जियांग को आकार दिया। उसका विदेशी आकर्षण महल में विशेष रूप से सुंदर रंग था, इसीलिए किसी ने उसे जहर दे दिया और उसे नुकसान पहुंचाना चाहा। मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं? जीनियस डॉक्टर। कंसोर्ट जियांग की आंखें खुशी से भरी हुई थीं, एक अद्वितीय रत्न की तरह सुंदर। उसकी आंखों में देखते हुए सु यंगक्सू को अचानक चू येहान का ख्याल आया। उस बदबूदार राजकुमार की आंखें भी बहुत सुंदर थीं। यह एक अद्वितीय सौंदर्य था। मेरा उपनाम चू है, उसने सहजता से उत्तर दिया। जीनियस डॉक्टर चू, आपने मुझे ठीक कर दिया है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? कंसोर्ट जियांग ने अपने जूते पहने और उठने ही वाली थी। सु यंगक्सू ने उसे रोकने के लिए कहा, यह सबसे अच्छा है कि आप जल्दबाजी में काम न करें। मैंने आपको पूरी तरह से ठीक नहीं किया है, लेकिन मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दिव्य डॉक्टर चू, अगर आप मुझे कुछ और दवा देंगे तो क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी जियांग के विचार जटिल नहीं थे। महाराज, आपके लिए ठीक होना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल हिस्सा ये गारंटी देना है कि आपको फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सु यंगक्सू ने हल्के से कहा। नुकसान तो नहीं होगा। कंसोर्ट जियांग की आंखों में जटिलता का भाव भर गया। उसका चेहरा बहुत गंभीर था और फिर उसके मुंह के कोने असहाय होकर खींच गए। ये वास्तव में एक कठिन मामला है। सु यंगक्सू ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि कंसोर्ट जियांग को पता था कि क्या हो रहा है। वह जानती थी कि वह बिना किसी कारण के बीमार नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो जहर उसे दिया गया था उसका उसकी मां से संबंध था। महाराज, मैं आपको ठीक करने का वादा कर सकता हूं और मैं भविष्य में आपकी सुरक्षा की गारंटी भी दे सकता हूं, लेकिन आपको मुझसे एक शर्त का वादा करना होगा। पत्नी जियांग की आंखें जिज्ञासा से भर गईं। कौन सी शर्त? मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। जब मुझे इसके बारे में विचार आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सु यंगक्सू ने एक नुस्खा तैयार किया और उसे कंसोर्ट जियांग को सौंप दिया। महाराज, नुस्खा उस व्यक्ति को दे जो आपके सबसे करीब हो और जिस पर भरोसा किया जा सके। दवा चुनने से लेकर दवा को उबालने और उसे आपके पास लाने तक, ये सब केवल वही व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कर सकता है। इस तरह आप अपनी बीमारी से ठीक होने की गारंटी ले सकते हैं। कंसोर्ट जियांग ने सिर हिलाया। जियांग लिंग मेरे साथ महल में आई थी, इसलिए उसे यह सौंपने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जीनियस डॉक्टर चू, क्या वाकई आपको और कुछ नहीं चाहिए? अगर आप सम्राट से थोड़ा इनाम भी मांगते हैं तो मैं इसके लिए सहमत हो सकता हूँ। सु यंगक्सू ने अपना सिर हिलाया। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका महल में लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह कंसोर्ट जियांग का इलाज कर रही थी क्योंकि वह दूसरों के जाल में नहीं फंसना चाहती थी। वह चाहती थी कि कंसोर्ट जियांग एक वादा करे ताकि वह भविष्य में उसकी मां के मामले की जांच कर सके। बाकी बातों के लिए उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी और इससे कोई परेशानी भी नहीं होगी। सु यंगक्सू ने अपना सामान पैक किया और दवा का डिब्बा लेकर पर्दे के पीछे से बाहर निकली। उसने देखा कि सु योरू अभी भी बाहर इंतजार कर रही थी। जब सु योरू को पता चला कि कंसोर्ट जियांग को बचाया जा सकता है तो उसका दिल पहले से ही उथल-पुथल हो गया था। पत्नी जियांग इतने सालों से बीमार थी, इतने सालों से। उसका इलाज कैसे हो सकता है?
ये कैसे संभव हुआ? मिस सू, कंसोर्ट जियांग को इस बार बचाया जा सकता है। आपने जीनियस डॉक्टर चू की सिफारिश की, जो एक बड़ी योग्यता है। हालांकि जब नपुंसक किन ने सू योरू को ये बताया तो सू योरू को फिर भी मुस्कुराना पड़ा और जवाब देना पड़ा, यह मेरा कर्तव्य है। अगर महारानी स्वस्थ हैं तो मुझे भी उनके लिए खुशी होगी। उसका हृदय ईर्ष्या और घृणा से भरा था, परंतु फिर भी उसकी वाणी तीव्र थी। वह बात करने में बहुत अच्छी थी और नपुंसक किन ने उसके लिए कुछ इनाम मांगने की भी योजना बनाई। हालांकि सू यंगक्सू का इरादा सू योरू को उसका फायदा उठाने देने का नहीं था। हिजड़े, मैंने ही महारानी को ठीक किया था, इसका उनसे क्या लेना देना है? नपुंसक किन दंग रह गया। यह मिस सू थी जिसने आपकी सिफारिश की थी। तार्किक रूप से कहें तो अनुशंसित व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाना सामान्य बात थी। अगली बार आप उसे महारानी का इलाज क्यों नहीं करने देते? मैं नहीं आऊंगी। सू यंगक्सू का स्वर उदासीन था। नहीं नहीं नहीं, मिस्सू को नहीं पता कि बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है, इसलिए बेशक आपको आना होगा। जीनियस डॉक्टर चू, नाराज मत होइए, मैं मिस्सू का इनाम नहीं मांगूंगा। ये देखते हुए कि सू यंगक्सू सू योरू के प्रति कितनी शत्रुतापूर्ण थी, नपुंसक किन जल्दी से उन दोनों के बीच की लड़ाई से हट गया। तुम तो बस एक जादूगर हो, मुझे इनाम क्यों नहीं मिल सकता? सू योरू ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। अगर उसे इनाम मिला तो वह वापस जाकर लंबे समय तक इतरा सकती है, लेकिन इस फुहरपन ने वास्तव में उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। अगर एक जादूगर कंसोर्ट जियांग को ठीक कर सकता है तो क्या आप कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो आगे बढ़ें। सू यंगक्सू ने अपनी आंखें घुमाईं। सू योरू उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसने उस व्यक्ति को ठीक किया और सू योरू को इनाम भी चाहिए था। सपने देखते रहो जीनियस डॉक्टर चू, क्या कुछ और है? पत्नी जियांग की चिंतित आवाज गूंजी। सू यंगक्सू के पास कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह अभी भी स्पष्ट नहीं थी, इसलिए उसने कहा, महाराज, क्या मैं जान सकती हूँ कि मिस्सू का आपके साथ किस तरह का रिश्ता है? कंसोर्ट जियांग की आवाज में संदेह का भाव था। मिस्सू? कौन सी मिस्सू? सू योरू चौंक गई और जल्दी से एक रुमाल निकाला। सू योरू चौंक गई और जल्दी से एक रुमाल निकाला। महाराज, पिछले साल वसंत भोज के दौरान आपका रुमाल गिर गया था, इसलिए मैंने उसे आपके लिए उठा लिया। आपने मेरे शुद्ध हृदय की प्रशंसा की और आपने मुझे रुमाल उपहार में दिया। मैं हमेशा महामहिम के स्वास्थ्य के बारे में सोचती रही हूँ। जब मैंने सुना कि प्रतिभाशाली डॉक्टर की चिकित्सा कौशल शानदार है तो मैंने तुरंत महामहिम को प्रतिभाशाली डॉक्टर की सिफारिश की। सू योरू ने पूरी कहानी सुना दी और घुमा फिराकर इसका श्रेय भी ले लिया। उसने सोचा कि पत्नी जियांग उसे भारी इनाम देगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पत्नी जियांग कहेगी, वसंत भोज, मैंने कभी कोई रुमाल नहीं गिराया, मैंने केवल एक रुमाल फेंका जो मुझे पसंद नहीं आया। पफ, हा हा हा, तो आपकी चमड़ी मोटी है जो महारानी से चिपके रहने की कोशिश कर रहे हैं। महल की दासियों और यमदूतों की हंसी हॉल से आ रही थी। सू योरू को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई, मानो उसका चेहरा जल रहा हो। सू यंगक्सू ने धीरे से मजाक किया, ऐसा लगता है कि मिस सू उन चीज़ों को उठाने में माहिर है जिन्हें दूसरे लोग फेंक देते हैं। मैं, भले ही वह रुमाल उठाना हो जिसे महारानी ने फेंक दिया था, यह मेरा सम्मान है। सू योरू को अपमानित महसूस हुआ, लेकिन वह अभी भी कंसोर्ट जियांग को खुश करना चाहती थी। वह जानती थी कि एक बार पत्नी जियांग ठीक हो गई तो वह निश्चित रूप से 6 महलों में सबसे पसंदीदा होगी। कंसोर्ट जियांग ने इस चापलूसी को दिल पर नहीं लिया। उसे सू योरू के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और उसने बस सोचा कि उसे रुमाल पसंद आया, इसलिए उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, जाओ और मेरे कुछ रुमाल ले आओ और उन्हें मिस सू को दे दो। सू योरू दंग रह गई। उसे रुमाल दे रहे हैं, बस इतना ही था। उसे न तो सोना, न चांदी, न ही आभूषण दिए गए, बल्कि उसे केवल बेकार के रुमालों का एक गुच्छा दिया गया। सू यंगक्सू ने देखा कि सू योरू अचंभित थी और उससे याद दिलाया, मिस सू, आप जल्दी से महारानी के रुमाल स्वीकार क्यों नहीं कर रही हैं? यह आपका सबसे बड़ा सम्मान है। जिस सम्मान का उसने उल्लेख किया था वह उबलते पानी के बर्तन के समान था, जिससे उसे बहुत चोट पहुंची। सू योरू को यह सब सहना पड़ा ताकि वह कंसोर्ट जियांग के महल में अपनी प्रतिष्ठा न खो दे। युनवेई पैलेस से बाहर निकलने के बाद उसने सू यंगक्सू की पीठ को बुरी नज़र से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिढ़ाने की? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। वह तुरंत महारानी के महल की ओर चल दी। जब सू यंगक्सू महल के गेट पर पहुंची तो पहले से ही अंधेरा था। महल का गेट अभी बंद नहीं हुआ था, लेकिन ये पहले से ही बंद था। गार्ड ने उससे कहा कि वह महल छोड़ने के समय के बाद वहां से नहीं जा सकती। सू यंगक्सू ने भौहें सिकोड़ी। क्या वह उसे जाने नहीं दे रहा था? दिव्य डॉक्टर चू, महारानी ने आपको आमंत्रित किया है। उसके पीछे से एक हिजड़े की तीखी आवाज़ सुनाई दी और सू यंगक्सू को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अभी अभी सू योरू उसके साथ बाहर नहीं आई थी और अब महारानी ने उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजा था।
सू यंगक्सुए ने मन ही मन सोचा कि उसने सू योरू के साहस को कम करके आंका था। महारानी का फैंगजाओ महल आलीशान और भव्य था। इसका हर हिस्सा महारानी की असाधारण स्थिति को दर्शाता था। मुख्य हॉल में सू योरू वीआईपी सीट पर बैठी थी। उसने सू यंगक्सुए की ओर अपनी ठोड़ी उठाई और गर्व से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। सू यंगक्सु धीरे से घुटनों के बल बैठी। नमस्कार महारानी। महारानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर दबाव था जो गुस्से का नहीं था। हवा में हल्का दबाव था जो उनकी नाराजगी को दर्शाता था। जब सू यंगक्सु अपने पैरों के सुन्न हो जाने तक घुटनों के बल बैठी रही तो महारानी ने ठंडे स्वर में कहा, एक आम आदमी मुझसे मिलते समय वास्तव में अपना असली रूप नहीं दिखाता। तुम बहुत निर्लज हो। धृष्ट शब्द में गहरा क्रोध छिपा था। सू यंगक्सु ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि मैं एक आम नागरिक हूं, लेकिन महान चेंग राजवंश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि महारानी से मिलते समय किसी को अपना असली रूप दिखाना चाहिए। बेशर्म। महारानी को कई वर्षों तक लाड़ प्यार दिया गया था, लेकिन कभी किसी ने इस तरह उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं की थी। सू योरू मुस्कुराए और जल्दी से उसे सांत्वना देने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। महाराज, अपने अनमोल शरीर का ख्याल रखें। इस कृतघ्न मार्शल आर्ट जादूगर पर गुस्सा न करें। अभी अभी उसने कंसोर जियांग का इलाज किया और उसे कई पहलुओं में अपमानित किया। उसने व्यक्तिगत रूप से दवा बनाई और उसे खिलाया। जो लोग बेहतर नहीं जानते वे सोचेंगे कि वह सोचती है कि महल के लोग कंसोर जियांग को नुकसान पहुंचाएंगे। महाराज, महल में सभी लोग आपके द्वारा प्रबंधित हैं। क्या उसकी हरकतों से लोगों को आप पर शक नहीं होगा? उसके शब्दों ने सू यंगक्सु को नरक के द्वार पर धकेल दिया था। महारानी पहले से ही कंसोर जियांग को ठीक करने की उसकी क्षमता से असंतुष्ट थी। अब जब सू योरू ने उसे उकसाया था तो महारानी इस व्यक्ति को और भी अधिक मारना चाहती थी। मेरे आदेश को बुलाओ। ये व्यक्ति मेरे प्रति अपमानजनक था, उसे तुरंत मार डालो। महारानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक रूप से कार्य किया। इंतजार। सू यंगक्सु ने अपना सिर उठाया और महारानी की ओर देखा। यदि महाराज मुझे मार देते हैं तो कोई भी कंसोर जियांग को ठीक नहीं कर पाएगा। क्या आप ही एकमात्र हैं जो चिकित्सा जानते हैं और हमारे महान चेंग राजवंश में लोगों को बचाने में सक्षम हैं। महारानी ने उसकी बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। भले ही महाराज ऐसा सोचते हों, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि सम्राट आपके शब्द सुनकर क्या सोचेंगे। सू यंगक्सु के शब्द महारानी के दिल में सुई चुभने जैसे थे। उसे याद आया कि उसके पिछले जन्म में सम्राट और महारानी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। महारानी का परिवार मजबूत और शक्तिशाली था। उसके 2 राजकुमार भी थे और महल और दरबार में उनका बहुत उच्च पद था। इसलिए उसने सम्राट की पसंदीदा पत्नी को बेवजह नुकसान पहुंचाया। सम्राट हमेशा उससे असंतुष्ट रहता था। पत्नी जियांग की विष हत्या भी उससे संबंधित थी। यदि सम्राट को पता चल जाता कि कंसोर जियांग की बीमारी में देरी उसी की वजह से हुई है तो निश्चित रूप से उन दोनों के बीच बहुत बड़ा विवाद होगा। महारानी एक ऐसी महिला थी जिसे सम्राट पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर वह सम्राट को बहुत ज्यादा नाराज करती तो उसका अंत अच्छा नहीं होता। उसकी तीखी नजरें सू यंगक्सु को घूर रही थीं। क्या तुम मुझे धमका रही हो? महाराज, आप स्वयं इसकी कल्पना कर सकते हैं। महारानी क्रोधित हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सू यंगक्सु अभी भी आज्ञाकारी ढंग से घुटनों के बल बैठी थी, लेकिन महारानी की उसके प्रति हत्या की मंशा और भी मजबूत हो गई। चाहे कुछ भी हो, मैं आज तुम्हारी जान ले लूंगी। सू योरू मन ही मन खुश हो गई, लेकिन उसने फिर भी अपनी अच्छी अच्छी हरकतें जारी रखीं और धीरे से और डरते हुए कहा, महाराज कृपया शांत हो जाए। इन नीच लोगों की वजह से अपने शरीर को चोट न पहुंचाएं। सू यंगक्सु ने समय का हिसाब लगाया। सम्राट को कंसोर जियांग से मिलने जाना चाहिए था और उसे पता था कि वह महारानी के महल में फंस गई है। वह उसे, एकमात्र व्यक्ति जो कंसोर जियांग को ठीक कर सकता था, यहां मरने नहीं देगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम सम्राट द्वारा तुम्हें बचाए जाने का इंतजार कर रहे हो? महारानी की मुस्कान में क्रूरता की झलक थी। मैं तुम्हें बता दूं, अगर सम्राट आज आ भी जाए तो भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पुरुषों, पहले उसकी टोपी उतारो और मुझे दिखाओ कि वह कौन है, फिर उसे नीचे खींचो और पीट पीट कर मार डालो। सू यंगक्सु महल के नौकरों से घिरी हुई थी। जैसे ही वह उनसे निपटने और समय बचाने वाली थी, अचानक उस पर और भी भारी दबाव पड़ने लगा। इस दबाव से उसके आसपास के लोग डर गए और वह अचानक बहुत अधिक आराम महसूस करने लगी। मुझे यह व्यक्ति चाहिए। उसकी ठंडी और अहंकारी आवाज में मोहक आकर्षण की झलक थी। सू यंगक्सु ने बगल से देखा और चुलिहान को देखा, जो एक काले अजगर की पोशाक पहने हुए था, धीरे धीरे चलता हुआ। वह चांदनी में लिपटा हुआ था और उसका आकर्षक चेहरा आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था। उसके मुंह के कोनों पर एक दुष्ट मुस्कान थी, जो दुष्ट और आकर्षक दोनों थी। यद्यपि उनके बीच काले पर्दे की एक परत थी, फिर भी वह उसकी आंखों में सही से देख सकता था और उसे चिढ़ाने वाला भाव दिखा सकता था। भाड़ में जाओ। सू यंगक्सु को याद आया कि उस व्यक्ति ने उसके साथ क्या किया था और वह उसे मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक सकी।
चू यहान सू यंगक्सू का सामना करते समय इतना गंभीर नहीं था, लेकिन दूसरों का सामना करते समय वह इतना गंभीर था कि उसे रोकना असंभव था। महारानी अभी भी गुस्से में थी। जब उसने चू यहान की बातें सुनी तो वह बिना किसी कारण के और भी क्रोधित हो गई। नहीं, इस व्यक्ति ने मुझे नाराज किया है और मैं उसे जरूर सजा दूंगी। वह मेरी नौकरानी है, मुझे डर है कि शाही भाभी उसे सजा नहीं दे सकती। चू यहान ने सू यंगक्सुए की बाँह पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। हिस सू यंगक्सू के पैर घुटनों के बल बैठने से सुन्न हो गए थे और वह अचानक ऊपर उठ गई। उसने अपना संतुलन खो दिया और चू यहान की ओर गिर गई। चू यहान की इस्पात जैसी भुजाओं ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उनकी अंतरंग हरकतों ने सू योरू की आंखें खींच लीं और इससे उसकी आंखों में आग के 2 गोले प्रज्वलित हो गए। कुतिया, 9वें राजकुमार के करीब जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसके दांत टूटने वाले थे। चू यहान एक ऐसा आदमी था जिससे जियांगडू शहर की कई युवतियां शादी करने का सपना देखती थीं। कई महिलाएं उसे देखने के लिए मरती थीं। ये ट्रांसवेस्टाइट चू यहान को गले लगा रहा था। सू योरू इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वह तुरंत चू यहान के सामने अपनी असली पहचान उजागर करना चाहती थी। महाराज, महारानी ने प्रतिभाशाली डॉक्टर के साथ शिष्टाचार से पेश आया। न केवल प्रतिभाशाली डॉक्टर कृतघ्न था, बल्कि उसने महारानी के अच्छे इरादों को भी अस्वीकार कर दिया और उन्हें अपमानित किया। इसीलिए महारानी क्रोधित हो गईं। मुझे उम्मीद है कि महारानी समझ जाएंगी और महारानी से नाराज नहीं होंगी। जब महारानी ने यह सुना तो उनके चेहरे पर बहुत हल्कापन आ गया। 9वें भाई ने सुना, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा हूं, लेकिन वह सिर्फ एक आम महिला है जो अपने मेडिकल ज्ञान पर भरोसा करती है और मुझे और महल के नियमों को नीची नज़र से देखती है। महारानी होने के नाते महल को सही करने के लिए मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चू यहान ने अपनी भौहें उठाईं। सच में, उसने अपना सिर नीचे किया और सू यंगक्सुए को देखा। तुम महारानी और महल के नियमों को नीची नज़र से देखते हो। सू यंगक्सू ने अपने होंठ चाटे। वह कैसे समझाएगी? उसने वास्तव में ऐसा किया था, लेकिन उसने ऐसा अपनी जान बचाने के लिए किया था और वह सम्राट से कंसोर्ट जियांग के लिए उसे बचाने का इंतजार कर रही थी। चू यहान अभी भी सू यंगक्सू के जवाब का इंतजार कर रहा था। सू यंगक्सू उसे समझाने में बहुत आलसी थी, इसलिए उसने सिर हिला दिया। चू यहान ने अपनी भौहें उठाईं। वह वास्तव में अलग थी। शाही भाभी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं उसे पहले ले जाऊंगा। सू यंगजू अवाक थी। क्या महामहिम महल के नियमों और महारानी को नीची निगाह से देखने वाले थे? उसने जो किया उसमें एक समस्या थी, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि चू यहान के लिए ऐसा करना कोई समस्या थी। महारानी गुस्से से चिल्लाईं, रुको 9वें भाई, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। सू योरू ने भी जल्दी से सलाह दी, महाराज, एक आम आदमी के लिए महारानी से नाराज मत होइए। चू यहान ने सू योरू को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने महारानी की ओर देखा और कहा, मैं उसे ले जाऊंगा। वह सू यंगक्सू को ले गया और फेंगजाओ पैलेस में गंदा माहौल छोड़ गया। महारानी इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने मेज पलट दी। सू योरू मौके पर और भी ज्यादा स्तब्ध रह गईं। उन्होंने अपने होंठ काट लिए, जिससे उनके गुलाबी होंठों से खून बहने लगा। क्यों? एक साधारण व्यक्ति को राजकुमार का पक्ष लेने का क्या अधिकार है? लेकिन वह नहीं कर सकी। सू यंगक्सू को फेंगजाओ पैलेस से बाहर लाया गया। ये देखकर कि वह धीरे धीरे चल रही थी, चू यहान ने जानबूझकर अपने लंबे पैरों की गति धीमी कर दी। तुम्हारे पैरों में दर्द है? सू यंगक्सू ने सिर हिलाया। हाँ, मैं बहुत देर से घुटनों के बल बैठी हूँ। मैं तुम्हें उठा लूंगा। चू यहान रुक गया और अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ा दीं। सू यंगक्सू भयभीत होकर पीछे हट गई। महाराज, आप मजाक कर रहे होंगे। उसे महल में ले जाने की अनुमति देना। सू यंगक्सू तेजी से आगे बढ़ी और चू यहान को उसे फिर से चिढ़ाने का मौका नहीं दिया। चू यहान ने उसके घबराए हुए कदमों को देखा और उसके मुंह के कोने एक चमकदार चाप में मुड़ गए। महल के द्वार पर मोक्वी राजकुमार की हवेली की गाड़ी के सामने पहरा दे रहा था, अपने मालिक और सू यंगक्सू को एक के बाद एक बाहर आते हुए देख रहा था। उसका स्वामी वसंत की हवा की तरह था, लेकिन सू यंगक्सू अस्थिरता से चल रही थी जैसे कि उसके पैर कमजोर हों। मोक्वी ने मन ही मन सोचा, मेरा स्वामी बहुत क्रूर है। उसने महल में पहले ही मिस सू को इस हद तक प्रताड़ित किया था। मोक्वी की संदिग्ध निगाहों के तहत चू यहान ने सू यंगक्सू को गाड़ी में फेंक दिया। चू यहान, यहाँ मत आना। आह, दर्द हो रहा है। चू यहान ने अपना हाथ सू यंगक्सू के घुटने पर रखा और अपनी भौहें उठाईं। मैंने कोई ताकत नहीं लगाई। वह बहुत जल्दी चिल्ला पड़ी। सू यंगक्सू गुस्से से भर गई। महाराज, पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। क्या आप ये सामान्य ज्ञान नहीं जानते? जब चू यहान ने यह सुना तो उसने अपने हाथों को धीरे से हिलाया और उसके घुटनों को सहलाया। मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। सू यंगजू अवाक थी। वह हमेशा इस आदमी की बेशर्मी देखकर अवाक रह जाती थी।
हालांकि उसके हाथों की कोमल हरकतों से धीरे धीरे उसके घुटनों का दर्द कम होने लगा और उसका शरीर शिथिल हो गया। वह पूरे दिन महल में रही थी। चुईहान ने उसके घुटनों की मालिश की और वह आराम करने के लिए गाड़ी के सहारे झुक गई। उसने अपने मन में असंख्य चीज़ों के बारे में सोचा। कंसोर्ट जियान को उसकी माँ द्वारा विकसित जहर से जहर दिया गया था और जिस व्यक्ति ने उसे जहर दिया था वह उससे डरता था। जिस व्यक्ति ने उसे जहर दिया था वह महारानी से संबंधित होना चाहिए। उसकी माँ की मृत्यु का कारण अज्ञात था और अगर उसे पता चल जाए कि कंसोर्ट जियान को किसने जहर दिया था तो वह अपनी माँ से संबंधित सुराग भी पा सकती है। पत्नी जियान की मदद करने की कोशिश कर रहे हो। चुईहान की गहरी और चुंबकीय आवाज ने सु यंगक्सु को अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों में अभी भी एक सुस्ती थी जो अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वह एक प्यारी बिल्ली की तरह थी, बहुत कोमल और आज्ञाकारी। चुईहान का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह अवचेतन रूप से उसके करीब जाना चाहता था। सु यंगक्सु ने जल्दी से उसे टाल दिया। उससे दूरी बनाए रखने के बाद वह सीधे बैठ गई और उसके सवाल का जवाब दिया, मैं बस उसे ठीक करना चाहती हूँ। हे, चुईहान ने व्यंग्य किया। उसकी गहरी और तीखी आंखों ने उसके विचारों को समझ लिया था। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? सु यंगक्सु ने भी उसकी नकल की और नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे आप पर भरोसा क्यों करना चाहिए? क्या आपके आचरण में ऐसी कोई चीज़ है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? मैंने ऐसा क्या किया है जो आपके भरोसे के लायक नहीं है? जब मैंने मार्क्विस के मनों में जिनसेंग भेजा तो मैंने आपकी मदद नहीं की। जब मैंने अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए आपको अपने मनों में आमंत्रित किया तो क्या इससे आप प्रसिद्ध नहीं हो गए? मैंने आज आपको बचा लिया, लेकिन क्या मैंने आपको सुरक्षित और स्वस्थ नहीं छोड़ा? चुईहान ईमानदार था और उसके स्वर में शिकायत का संकेत था। ऐसा लग रहा था जैसे सु यंगक्सुए ने उसे निराश कर दिया हो। सु यंगक्सु को शुरू में लगा कि उसके द्वारा उसका फायदा उठाया गया है और वह उससे नफरत करती थी, लेकिन अब उसे ऐसा क्यों लगा कि वह गलत थी? ऐसा लग रहा था कि चुईहान ने जो कहा वह सच था। वह हमेशा से उसकी मदद करता रहा था। खांसी खांसी। सु यंगक्सु ने मुड़कर चुईहान का सामना किया। उसने अपना सिर नीचे किया और गंभीरता से उसका शुक्रिया अदा किया। आपकी मदद के लिए शुक्रिया महाराज। मैं बहुत आभारी हूँ। हालांकि आज कंसोर्ट जियान के साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है जैसा महाराज ने कहा था। यह मुश्किल समय है, इसलिए आपको फंसाना बेहतर नहीं है। मैं निडर हूँ। चुईहान के सुंदर चेहरे पर एक सहज भाव था। सु यंगक्सु को लगा कि उसका दिल गर्म हो गया है। यह आदमी कुलीन और दबंग था। उसके सामने विरोध करने की शक्ति उसके पास नहीं थी। हालांकि उसने जो कुछ भी किया उससे वह उस पर भरोसा करने लगी और उसे बताने लगी कि वह क्या करना चाहती है। मैं उस हत्यारे को ढूंढना चाहता हूं जिसने कंसोर्ट जियान को जहर दिया था, क्योंकि जिस जहर से कंसोर्ट जियान को जहर दिया गया था वह मेरी मां से संबंधित है। वह अचानक ही ये शब्द बोल उठी। चुईहान की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। ठीक है, बिना किसी चिंता के करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सु यंगक्सुए दंग रह गई। महाराज, मेरे यहाँ होने के बावजूद तुम्हें अभी भी सहज महसूस नहीं हो रहा है? चुईहान ने अपनी भौहें उठाईं। क्या वह इतना मजबूत नहीं था कि वह उसे महसूस कर सके? नहीं। सु यंगक्सु ने अपना सिर हिलाया। उसने उसे फेंगजाओ पैलेस से दूर ले जाने और महारानी को नाराज करने की हिम्मत की थी। उसकी ताकत इतनी मजबूत थी कि लोग उसकी प्रशंसा करते थे। चूंकि उसने ऐसा करने का साहस किया है, इसलिए उसे परिणामों से डरना नहीं चाहिए। लेकिन उसने उसकी मदद क्यों की? लोगों के मन को पढ़ने की चुईहान की क्षमता विशेष रूप से सु यंगक्सु के खिलाफ प्रभावी थी। उसने सु यंगक्सु के सिर पर थपथपाया। चिंता मत करो और ऐसा करो, मेरे रहते कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। सु यंगक्सु का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना हुड फिर से पहना और असहजता से कहा, धन्यवाद महाराज। मैं आपका आभार याद रखूंगा और आपसे उपहार मांगूंगा। चुईहान अपने आप से बहुत प्रसन्न था। उसने सु यंगक्सु को मेडिकल सेंटर भेज दिया। वह जानता था कि उसके लिए इस तरह मार्क्विस मैनर में लौटना सुविधाजनक नहीं था। गाड़ी से उतरने के बाद वह तुरंत चला गया। सु यंगक्सु मेडिकल सेंटर के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी छाती का तापमान बढ़ता जा रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। चुईहान के शब्द अभी भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। मुझे वे लोग पसंद नहीं हैं जिन्हें तुम नापसंद करती हो। तो क्या वह उसे पसंद करता था? असंभव। सु यंगक्सुए ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से इस विचार को दूर फेंक दिया। ये थोड़ा डरावना था। मिस, आप आखिरकार वापस आ ही गई। क्या आप ठीक हैं? मैनेजर क्यू अभी भी सेंटर में इंतजार कर रहा था। जब उसने सु यंगक्सु का लाल चेहरा देखा तो उसने तुरंत चिंता जताई। सु यंगक्सु ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, मैं पहले कपड़े बदल कर आती हूँ। वह ऊपर चली गई।
वह पहले अपने कपड़े बदलना चाहती थी और आराम करने के लिए मार्क्विस के मनों में लौटना चाहती थी, लेकिन महल में फिर से मामलों को देखने के बाद उसने अपनी मां के हस्तलिखित पत्र को फिर से पढ़ने का फैसला किया। उसकी मां द्वारा छोड़ी गई चिकित्सा पुस्तकें और क्लासिक सभी चिकित्सा केंद्र के पीछे एक छोटे से आंगन में संग्रहित थीं। पिछले कुछ वर्षों में चिकित्सा केंद्र की आय कितनी भी कम क्यों न रही हो, मैनेजर क्यू ने इस जगह को अच्छी तरह से संरक्षित और साफ सुथरा रखा था। सू यंगक्सू ने एक छिपे हुए कोने से एक छोटा सा बक्सा निकाला और उसे खोला। उसने अंदर से हस्तलिखित पत्र निकाला। ये पहले से ही कुछ हद तक मुड़ा हुआ था, लेकिन इसके अंदर जो कुछ दर्ज था वह उसकी मां की सारी मेहनत थी। सू यंगक्सू ने उस पृष्ठ को पलटा जिस पर शराबी सौंदर्य लिखा था और देखा कि शराबी सौंदर्य बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों में जिजियाओ नामक एक दुर्लभ जहर था। जैसे ही वह पढ़ने में तल्लीन थी, लिटिल जिनसेंग अचानक चिल्लाया, जल्दी से चकमा दो। सू यंगक्सू बिजली की गति से बच निकली, लेकिन उसके बालों का एक हिस्सा अभी भी कटा हुआ था। एक पतली तीखी तलवार फिर से उसकी ओर तान दी गई। तलवार उसकी नाक की नोक से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रुकी और ब्लेड ने उसके पीछे एक दरवाज़ा खोल दिया। बूम! बहुत जोरदार धमाका हुआ। मंद रोशनी में सू यंगक्सू ने एक जोड़ी आंखें देखी जो आम लोगों से अलग थीं। वे एक क्रूर जानवर की तरह थे जिसने पूरी रात आसमान को निगल लिया था। उसकी आंखों के अंत में एक गहरा बैंगनी रंग था और हत्या का इरादा अचानक प्रकट हुआ। वे गहरी और काली थीं। सू यंगक्सू को यह एहसास था कि वह जिस किसी को भी देखेगा वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसकी बिजली जैसी तेज तलवार के नीचे मरना। हालांकि उसने उसे नहीं मारा। सू यंगक्सू ने अपने दिल में डर को दबा दिया और शांत रहने की पूरी कोशिश करते हुए उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? आदमी की आवाज़ स्वाभाविक रूप से कर्कश थी। सिल्वर मून पवेलियन आपके हाथ में मौजूद चीज़ चाहता है। सिल्वर मून पवेलियन। सू यंगक्सू की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। वह उस आदमी का पीछा करते हुए एक महल में पहुंच गई। उसे रास्ता याद नहीं था क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हॉल का अंदरूनी हिस्सा ठंडा और दमनकारी था। रंग गहरे थे और ज्यादातर सजावट लाल रंग की थी। सू यंगक्सू के सामने लाल रंग के जालीदार पर्दे लगे हुए थे। इन पर्दों के बीच से उसे एक महिला की रूपरेखा दिखाई दी। सिंहासन पर बैठी हुई वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी काली जालीदार पोशाक के अंत में एक बड़ा लाल कमल कढ़ाई किया हुआ था। उसने सू यंगक्सू से विनम्रता से व्यवहार किया और धीरे से कहा, मुझे खेद है मिस सू। मैंने आपको इतनी देर रात सिल्वर मून पवेलियन में आमंत्रित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इस बार जो हत्यारा भेजा था वह अचेत था। इतना कहकर उसने अपनी उंगली हिलाई। जिस आदमी ने सू यंगक्सू को यहाँ लाया था, जो उसके पीछे खड़ा था, उसे बेरहमी से कोड़े मारे गए। सू यंगक्सू ने पलटकर देखा। उस आदमी की त्वचा फटी हुई थी और उसकी पीठ पर खून का गहरा निशान था। उसका मांस उखड़ गया था। हालांकि वह स्थिर खड़ा रहा और बिना कोई आवाज़ किए अपनी तलवार को गले लगा लिया। कैसा निर्दयी स्वामी, कैसा निर्दयी हत्यारा। सू यंगक्सू अपने पिछले जीवन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। मरने से पहले सिल्वर मून पवेलियन इतना शक्तिशाली हो गया था कि 4 राज्य और 9 प्रांत भी उससे बहुत डरते थे। कोई नहीं जानता कि सिल्वर मून पवेलियन की स्थापना किसने की और इसकी नींव कहाँ थी। हालांकि सिल्वर मून पवेलियन दुनिया के सभी तरह के व्यवसायों में शामिल था, जिसमें खुफिया जानकारी, सैन्य हथियार और बाकी सब कुछ शामिल था। वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान थे। 4 राज्यों और 9 राज्यों ने एक बार सिल्वर मून पवेलियन को नष्ट करने के लिए सेना भेजी थी, लेकिन दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंत में दोनों पक्षों ने रियायतें दीं। 4 राज्यों और 9 राज्यों ने सिल्वर मून पवेलियन के साथ सह अस्तित्व बनाए रखा और सिल्वर मून पवेलियन ने शाही दरबार का विरोध नहीं किया। अब उसे सिल्वर मून पवेलियन में लाया गया। सिल्वर मून पवेलियन को उसकी मां का हस्तलिखित पत्र चाहिए था। उसके लिए पत्र लेकर भागना मुश्किल होगा। सू यंगक्सू ने पर्दे के पीछे खड़ी महिला को देखा। तुम मेरी मां का पत्र कैसे पाओगी? तुम उसका क्या करोगी? हॉन लियान ने ठहाका लगाया। सिल्वर मून पवेलियन एक ऐसी जगह है जहां हम ठीक से व्यापार करते हैं। हम जबरदस्ती कुछ नहीं लेंगे। अगर हमें मिस्सू का पत्र चाहिए तो हमें स्वाभाविक रूप से वही कीमत चुकानी होगी। जहां तक इसके उपयोग की बात है, ये हमारे लेन देन के दायरे में नहीं है, इसलिए आपको बताना असुविधाजनक है। सू यंगक्सू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। सिल्वर मून पवेलियन में नियम वाकई सख्त हैं। हॉन लियान के लाल होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। बेशक, उदाहरण के लिए सिल्वर मून पवेलियन का नंबर 1 हत्यारा। सिल्वर मून पवेलियन में उसका पहले से ही असाधारण दर्जा है। हालांकि अगर वह अपना काम ठीक से नहीं करता है तो उसे अभी भी सजा मिलेगी। सू यंगक्सू ने पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा। जब वह हमला करता था तो उसकी गति बिजली की तरह होती थी। कभी कभी वह अदृश्य व्यक्ति की तरह किनारे पर खड़ा रहता था। यहाँ तक कि उसकी सांस भी नहीं सुनी जा सकती थी। हालांकि सू यंगक्सू सोच सकती थी कि अगर वह उसे मारना चाहता है तो वह 3 सेकंड से अधिक संघर्ष नहीं कर पाएगी।
इसलिए उसने अपना ध्यान वापस होंग लियान के साथ सौदे पर केंद्रित कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास एक मेडिकल सेंटर और एक अनाज और तेल की दुकान है। मैं हर दिन बहुत सारा पैसा कमाती हूँ, इसलिए मुझे फिलहाल पैसे की कमी नहीं होगी। मिस सू, अगर मैं आपको ऐसी दौलत दूं जिसकी तुलना मार्क्विस मैनर भी नहीं कर सकता तो क्या होगा? क्या आप इस पर विचार करने को तैयार हैं? हांग लियान ने मुस्कुराते हुए पूछा। सू यंगक्सू ने भी अपने होंठ सिकोड़े। उसने पत्र पकड़ा और मंद मंद मुस्कुराए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ का पत्र मार्क्विस मैनर से ज़्यादा मूल्यवान होगा। लेकिन क्या आपके पास व्यापार करने का कोई और तरीका है? मेरी माँ के इतने कीमती पत्र के लिए पैसे का आदान प्रदान करना अफसोस की बात है। हा, मिस सू, आप वास्तव में स्मार्ट हैं। होंग लियान ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि सू यंगक्सू में इतना बड़ा बदलाव आएगा। अपने खुफिया रिकॉर्ड में सू यंगक्सू अचानक एक मूर्ख से बुद्धिमान, साहसी और निर्णायक बन गई थी। हालांकि उसकी वर्तमान उपस्थिति, साथ ही सिल्वर मून पवेलियन में उसका शांत और शांत व्यवहार कुछ ऐसा नहीं था जो एक 16 वर्षीय लड़की का होना चाहिए। सू यंगक्सू ने उससे बात करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। बस मुझे बताओ, क्या तुम अदला बदली करने जा रही हो या नहीं? लगता है मिस सू को किसी चीज़ से लगाव हो गया है। आप सिल्वर मून पवेलियन के साथ क्या आदान प्रदान करना चाहते हैं? खुफिया जानकारी, औषधीय जड़ी बूटियां, शाही उपपत्नी का पद या अपनी बहन की जान? सू यंगक्सू ने अपना सिर हिलाया। इनमें से कोई नहीं। वह पलटी और अपनी पतली उंगलियों से उस आदमी की ओर इशारा किया जिसकी सांसें सुनाई नहीं दे रही थीं। मैं उसे चाहती हूँ। आदमी ने उसकी ओर देखा और तुरंत अपनी अदृश्य अवस्था में लौट गया। होंग लियान ने हंसते हुए कहा, मिस सू, आपकी आंखें बहुत तेज हैं। वह वास्तव में हमारे सिल्वर मून पवेलियन में शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान व्यापारिक वस्तुओं में से एक है। चूंकि यह एक व्यापारिक वस्तु है, इसलिए इसका व्यापार किया जा सकता है। सिल्वर मून पवेलियन को भी नियमों का पालन करना चाहिए। जब तक आप उसे मुझे दे देते हैं, मैं अपनी माँ के पत्र का व्यापार आपके साथ करूंगा। सू यंगक्सुए की नज़रें उस आदमी पर टिकी थीं। वह उस आदमी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर सकी, लेकिन उसे उस आदमी के खून में कुछ असामान्य गंध आ रही थी। छोटे जिनसेंग ने उसे याद दिलाया, ये व्यक्ति लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। यदि आप उसके साथ आदान प्रदान करते हैं तो आप हार जाएंगे। सू यंगक्सू ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, क्या मैं उसे ठीक नहीं कर सकती? छोटे जिनसेंग को बहुत संदेह हुआ। क्या तुम ये कर सकते हो? अगर मैं यह नहीं कर सकता तो आप कर सकते हैं। छोटा जिनसेंग अवाक रह गया। यह शापित साथी होंग लियान सू यंगक्सू के साथ व्यापार करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसने सिल्वर मून पवेलियन से इस पत्र के खरीदार की पहचान के बारे में सोचा तो उसने आह भरी। आह, ठीक है, अब से ये व्यक्ति मिस सू का है। उसका नाम क्या है? सू यंगक्सू ने पूछा। होंग लियान ने जवाब दिया, चूंकि वह अब सिल्वर मून पवेलियन का सदस्य नहीं है, इसलिए वह सिल्वर मून पवेलियन के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह मिस सू का व्यक्ति है। आप उसे जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। सू यंगक्सू उसके करीब गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या कहलाना चाहते हो? आदमी ने कोई हरकत नहीं की और लकड़ी के टुकड़े की तरह थूक दिया। कुछ नहीं। सू यंगक्सू ने पहले ही उसकी नब्ज महसूस कर ली थी। उसकी मार्शल आर्ट बहुत मजबूत थी, लेकिन उसे जहर दिया गया था और वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसने एक गोली निकाली और उसके मुंह में ठूंस दी। अब से तुम्हें जी वेई कहा जाएगा। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। सू यंगक्सू के ऐसा कहने के बाद उस आदमी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी आंखों में उदासी एक रोशनी की किरण में बदल गई। जी वेई, तुम्हें ये पसंद नहीं? जी वेई ने अपना सिर हिलाया, नहीं। सू यंगक्सुए ने उसे दवा खिलाई, लेकिन उसने नहीं पूछा और बस आज्ञाकारी ढंग से उसे खा लिया। सू यंगक्सू ने उसे टोका, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यह जहर है? गुरुजी, मेरा जीवन आपका है। जी वेई के शब्द संक्षिप्त और व्यापक थे। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहों ने सू यंगक्सू को और भी अधिक आश्वस्त कर दिया कि वह निश्चित रूप से उसके प्रति वफादार रहने के लिए अपने जीवन का उपयोग करेगा। जी वेई, चूंकि तुम मुझे गुरु कहते हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, चाहे मैं कुछ भी कहूँ। मैं तुम्हें जो भी आदेश दूं, तुम्हें वही करना होगा। सू यंगक्सू ने गंभीरता से उसके कंधे पर थपथपाया। जी वेई ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों के अंत में बैंगनी रंग रक्त पिपासा से भरा हुआ था। मैं मास्टर के आदेश का पालन करूंगा। उन्हें टालमटोल करते देख होंग लियान उन्हें याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका, मिस सू, मैंने उसे आपको दे दिया है। अब मुझे पत्र देने का समय आ गया है। हाँ, ये लो। सू यंगक्सुए ने पत्र होंग लियान के आदमियों को सौंप दिया और उनसे कहा कि वे इसे होंग लियान के सामने पेश करें। होंग लियान को पत्र मिला। ये पुष्टि करने के बाद कि यह असली चीज़ है, वह संतुष्टि में मुस्कुराए। मिस सू, आपके साथ काम करना खुशी की बात रही। सू यंगक्सू की मुस्कान में उदासी की झलक थी।
जी वेई, मुझे पत्र वापस छीनने और यहाँ से दूर ले जाने में मदद करो। जी वेई ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी। उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और होंगलियान के हाथ से पत्र छीन लिया। वह जल्दी से सू यंगक्सू के पास लौटा और उसकी कमर को गले लगाया, उसे सिल्वर मून मंडप से बाहर ले आया। होंगलियान ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, सू यंगक्सू, तुमने सिल्वर मून पवेलियन को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? उसने अपने हत्यारे को ले लिया और पत्र भी छीन लिया। जी वेई ने सू यंगक्सू को मार्क्विस मैनर में वापस लाया। सू यंगक्सू ने उसका कंधा थपथपाया और उसे प्रोत्साहित किया, बहुत बढ़िया काम किया, जी वेई। जी वेई ने उसकी प्रशंसा को नज़रअंदाज कर दिया। मैं मास्टर के आदेश का पालन करूंगा। क्या आप सिल्वर मून पवेलियन में ऐसी ही हैं? सू यंगक्सू ने अपनी ठोड़ी को छुआ और सोचने लगी। जी वेई ने सिर हिलाया। हाँ, ठीक है, तो भविष्य में मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। जी वेई की आंखों में थोड़ा बदलाव आया। उसने पहले कभी किसी को अकेले सिल्वर मून पवेलियन के खिलाफ जाने की हिम्मत करते नहीं देखा था।